एक मिसकंसेप्शन है कि लेटे लेटे फीड कराएंगे तो जो दूध जो है वो कान में चला जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा पूरे 24 घंटे में 6 से ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहा है तो आपका ब्रेस्ट मिल्क उसको एडिक्वेट जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला हफ्ता, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बच्चा बॉर्न हो रहा है उसी समय वहाँ पे इनिशिएटिव लेना। कभी भी हमें दोनों ब्रेस्ट से एक साथ नहीं पिलाना है। रीज़न ऐसा क्यों? जब भी ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट शुरू होता है, जब बच्चा सकल करना शुरू करता है तो नेचर की तरफ से सबसे पहले आता है फोर मिल्क जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे को खून की कमी है तो उसे भूख नहीं लगेगी। चोट सर पे लगने के बाद बच्चे ने रिकरेंट वॉमिटिंग करी है 3-4 बार, मतलब एक से ज़्यादा बार, 2 बार 3 बार वो वॉमिटिंग कर रहा है। गिरने के बाद या चोट लगने के बाद उसकी नाक से, मुंह से, कान से खून आया है। बट ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, बट यस अगर आप करेक्ट पोजीशन, करेक्ट अटैचमेंट में नहीं फीड करा रहे हैं तो मिल्क एक्यूमुलेट हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं आपको फ्लू की वैक्सीन नहीं बताता, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता फ्लू की वैक्सीन का, और आपके बच्चे को फ्लू हो जाता है और आपके बच्चे को आईसीयू तक जाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगती है, हफ्ता 10 दिन वो वहाँ रहता है, H1N1 पॉजिटिव आता है, वहाँ का डॉक्टर आपको बताता है कि इसको तो स्वाइन फ्लू है, इसकी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आपने। तो यूजुअली जो लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें 7 से 8 बार साल में वायरल होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे को दूध दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेसिव मिल्क पी रहा है बच्चा, 1-1 लीटर दूध पी रहा है और फिर आके कह रहे हैं कि खाना नहीं खा रहा। 2 साल से नीचे तो हमें कोई भी ये सप्लीमेंट देना नहीं है, क्योंकि इनमें भी शुगर्स होती है और फ्लेवर के लिए चॉकलेट पाउडर भी डलता है। अकॉर्डिंग टू द IAP 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में हमें शुगर नहीं देनी है और 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक हमें सॉल्ट नहीं देना है। जितने कपड़े आपने पहने हैं, जितनी लेयर्स आपने पहनी है, उससे 1 लेयर बच्चा एक्स्ट्रा पहनेगा। अगर आपका बच्चा ठंडा हो रहा है और आपको चेक करना है तो ये जो बच्चे का जो पैर है इसको अपने बैक ऑफ द हैंड से यहाँ से टच करके देखें। न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ मैं। इतना कपड़ों का वेट एक छोटे बच्चे पे उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ओके। हाँ, तो उसमें वी हैव सीन इन हॉस्पिटल सडन डेथ्स ऑल्सो, पीपल कमिंग इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, 4 बजे 3 बजे बच्चे को लेके कि ये तो हिल ही नहीं रहा है, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर क्लोथिंग। 95% ऑफ द इलनेस जो बच्चों में हो रही है, 90 to 95% दे आर वायरल। एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि जो बैक्टीरिया जो हमारा अंदर यूजुअली नॉर्मली नहीं रहता है, वो बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में आया है, हम एंटीबायोटिक लेंगे, वो एंटीबायोटिक उसको किल करेगी। बट वो एंटीबायोटिक उस प्रोसेस में उसको तो किल करेगी, बट वो ये नहीं जानती कि ये फॉरेन है या फिर जो मेरे अंदर का बैक्टीरिया है उसको भी वो साथ के साथ किल करेगी। माँ का जो दूध है वो 6 महीने तक बच्चे के लिए पर्याप्त है, मतलब बच्चे की जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और उसकी ग्रोथ है 6 महीने तक वो उसको सपोर्ट करेगा। माँ अगर नहा कर आई है, उसके बाल गीले हैं तो सास बोल देगी तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम अगर दूध पिलाओगी तो बच्चे को कोल्ड हो जाएगा। अच्छा, मिथ है। मसाज को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप ऐसे ही तरीके से मसाज करिए नाक के ऊपर तो बच्चे की नाक पैनी हो जाएगी। काजल लगाने से कोई आँख बड़ी नहीं होगी, उल्टा काजल में लेड है। क्या है? लेड। अच्छा। लेड एक केमिकल है जो कि हमारे इनर कंजंक्टिवा से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम काजल लगाते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लेड जो है बच्चों में एनीमिया करा देता है। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो आप दूध मत दो, उसको भूखा रखो। कितनी देर भूखा रखें? यस। उसमें क्या होगा, दादी नानी अगर बड़े घर में तो इंटरवीन करेंगे कि नहीं खा रहा तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इसको दूध पिला दो। बट उसको भूखा रखो आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कितनी देर नहीं खाएगा बच्चा, अपनी जिद करेगा, आपको अपनी जिद करनी है। जब आप डाइपर्स चेंज करें तो उसमें कम से कम 20 से 30 मिनट का गैप दें 2 डाइपर के बीच में। अच्छा। ताकि उसको हवा लग जाए। 2 टाइप के जो पेशेंट्स हैं मैं देखता हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जो कि नॉन ब्रेस्ट फेड हैं और जो ओबीज है। तो इनमें वायरल इन्फेक्शंस का ज़्यादा होना, वायरल के साथ वीजिंग होना, ये बहुत कॉमन है। जो अभी भी डॉग ने काटा है उसको धुलाइए नल के नीचे 15 मिनट तक रनिंग वाटर में। अच्छा। आपने पानी खोला, जो भी उसका वुंड है उसको आपने पानी के नीचे रखा और 15 मिनट तक सोप भी लगाइए। आपके घर में बीटाडीन है अगर तो बीटाडीन भी, तो सबसे पहले आपने क्या किया, धुला के, अगर मान लीजिए हम किस लिए डर रहे हैं कि डॉग से उसको रेबीज ना हो जाए, तो जब हम उसको वॉश करेंगे तो वहाँ का जो वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। हमने वायरस को हटा दिया, हमने सोप लगा दिया, आयोडीन यूज़ कर लिया, हमने उसका केमिकल डिसइंफेक्शन भी कर दिया और वहाँ पे धोने से उसका हमने वायरल लोड भी कम कर दिया, मतलब वायरस की संख्या धुलने से चली गई, कम हो गई। अब इसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। आपने फिंगर फूड्स, मतलब 9 महीने पे बच्चा अपने हाथ से उठा के मुंह में खाना डाल सकता है, तो आपने केला दे दिया काट के, तो वो अपना खाएगा, कुछ ज़्यादा गिराएगा, वो खेलेगा उसके साथ, आसपास बिखेरेगा, बट थोड़ा खाएगा भी।
तो ऐसी आप ट्रेनिंग करोगे बिना स्क्रीन के विद 9 मंथ्स से आप स्टार्ट कर दो उसको, जब से बच्चा बैठना शुरू कर रहा है तो उसको खाने में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। 1-on-1 पॉडकास्ट के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ये जुड़ा है बच्चों से। कहते हैं बच्चे हमारा धन होते हैं। हम कितने भी कमा लें, कुछ भी कमा लें, बच्चों को अगर कुछ भी हो जाता है तो एज अ पेरेंट हम कहीं ना कहीं परेशान होते ही हैं। ये एपिसोड मेरे लिए भी बहुत क्लोज है क्योंकि मैं खुद 2 छोटे छोटे बच्चों का फादर हूँ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड टॉपिक्स की। बच्चे बीमार हो जाएं तो क्या करना है, बच्चों को खाना नहीं खाएं तो क्या करना है। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के रिनाउंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी हैं, जिन्होंने ना जाने कितने हज़ारों बच्चों को की हेल्थ डेवलपमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उनके पास कई पेरेंट्स भी आते हैं अलग अलग टाइप की क्वेरीज लेके, जिनका सोल्यूशन वो पेरेंट्स को बताते हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सेठी का। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम श्योर आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पेरेंट्स की तरह तरह की क्वेरीज होती हैं जिसमें वो आपसे बच्चों के बारे में पूछते हैं, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों को क्या दवाई देनी है, बच्चे को ये हो गया, बच्चे को वो हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया। तो आशा रहेगी कि आज का जो एपिसोड होगा पेरेंट्स के काफ़ी सारे डाउट क्लियर करेगा। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले। एक लेडी जो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को डिलीवर करने वाली है, उस दौरान वो कई सारे मिथ्स और डिसबिलीफ से घिर जाती है। पड़ोसी कहता है ये करो, माँ बाप कहते हैं ये करो, वो यूट्यूब पे देखती है ये करो। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये बताओ, क्या वो कॉमन मिथ्स हैं जो आपके पास एज अ पेरेंट लोग लेके आते हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब दे आर अनएंडिंग, इतने सारे मिथ्स हैं। ओके। और इन मिथ्स को हम रेगुलरली क्लियर भी करते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मिथ जैसे कि पेरेंट यूजुअली क्या होता है कि जो एक मदर है जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद घर वाले उसको बहुत ज़्यादा पोक करते हैं काफ़ी चीज़ों पे। बिल्कुल। सोशल सपोर्ट जिसको सोशल सपोर्ट जो है वो उसको मिल नहीं पाता है। वो उसका मेन जो कारण है ये मिथ्स ही हैं। तो जिसमें जैसे मान लीजिए माँ अगर नहा कर आई है, उसके बाल गीले हैं तो सास बोल देगी तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम अगर दूध पिलाओगी तो बच्चे को कोल्ड हो जाएगा। अच्छा। मिथ है। मसाज को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप ऐसे ही तरीके से मसाज करिए नाक के ऊपर तो बच्चे की नाक पैनी हो जाएगी। गर्दन से पकड़ के बच्चे को सर से पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं हवा में कि बच्चे की गर्दन लंबी होगी। अरे, ये इससे मुझे किस्सा याद आ गया। जब मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, हमने एक मसाज वाली नानी रखी, उसने मेरे बेटे को गर्दन से उठाया, ऐसे ऐसे करके हवा में लटका दिया। सेम वो देख के मतलब मेरी चीख निकल गई। और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग थे कह रहे तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, यही करना होता है। क्या ये बात सही थी? नहीं, बिल्कुल, इसमें बच्चे को डैमेज हो सकता है। तो ये सारे पुराने मिथ्स हैं, इसलिए हम इसको रेगुलरली क्लियर करते रहते हैं। और भी मिथ्स हैं, डाइपर पहनाएंगे तो पैर चौड़े हो जाएंगे बच्चे के। देयर आर अनएंडिंग मिथ्स हैं। एक बड़ा कॉमन है कि आंखों में काजल लगाएंगे तो आंखें बड़ी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स है, भगवान ने बच्चे को जैसी आंखें दी हैं वो उसी हिसाब से ग्रो करेंगी, वही उनका साइज रहेगा। काजल लगाने से कोई आंख बड़ी नहीं होगी। उल्टा काजल में लेड है। क्या है? लेड। अच्छा। लेड एक केमिकल है जो कि हमारे इनर कंजंक्टिवा से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम काजल लगाते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लेड जो है बच्चों में एनीमिया करा देता है, खून की कमी। दूसरा, आप रोज़ काजल लगाएंगे और आप अपनी फिंगर से लगा रहे हैं तो इरिटेशन, इट इज़ एन इरिटेंट, तो बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं हम तो घर का बना हुआ काजल लगाते हैं, सूरमा लगाते हैं, तो भी आप कुछ भी लगाओगे, एक फॉरेन चीज़ आप बच्चे की आंख में डाल रहे हो, बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन का चांस है। वो बेनिफिट तो कोई नहीं करेगा बट हार्म ज़रूर कर सकता है। चलिए, आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात करी तो शुरू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से ही। कितना इम्पोर्टेंट है एक मदर के लिए अपने नए नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीड कराना? ब्रेस्ट फीडिंग एक फाउंडेशन लेकर देता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो बच्चा है वो कितना स्वस्थ रहेगा। अच्छा। मतलब इवन इन द अडल्टहुड
वो कितना स्वस्थ रहेगा, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वहाँ तक की प्रोटेक्शन है वो। अच्छा। तो अगर आज उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो रीसेंट बेनिफिट्स तो यही होंगे कि उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होगी। मदर ने अपने लाइफ टाइम में जितनी बीमारियों से वो लड़ी है, उसके शरीर में जितनी एंटीबॉडीज़ हैं, वो सारी की सारी पास ऑन होगी बच्चे को। ओके। न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो है ही, ईजी डाइजेस्टिबिलिटी है, बच्चा एक्सेप्ट अच्छे से करता है, ईजी टू गिव है, किसी भी जगह आप पिला सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला के साथ बड़ा इशू है, बिल्कुल। आपको पहले पानी गर्म करना है, बनाना है, और उसमें फार्मूला में इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। बिल्कुल। जब एक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो जो मिल्क है डायरेक्ट उसके ब्रेस्ट से बच्चे के माउथ में जा रहा है, इन्वायरमेंट के कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा वो, तो इन्फेक्शन का चांस निल है। बिल्कुल खत्म हो गया। और जो छोटा बच्चा है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ही इज़ वेरी फ्रेजाइल, जी। है ना, तो हमें उसे इन्फेक्शन से बचाना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को इन्फेक्शन से आउटसाइड वर्ल्ड के प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, जिस मदर का अगर तो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ठीक है, वो आराम से फीड कर सकती है बेबी को। अगर मदर का सिजेरियन सेक्शन हुआ है या ऑपरेशन से जो बेबी डिलीवर होता है उसमें मदर को बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को फीड कराने में, तो ऐसे में क्या उपाय है मदर के पास कि वो अपने बच्चे को फीड कराए? दोनों में ही प्रॉब्लम होती है आजकल, सिजेरियन में ज़्यादा होती है, बट इवन इन नॉर्मल डिलीवरी मदर्स को हेल्प की ज़रूरत है। सिजेरियन में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। होता क्या है, सिजेरियन के बाद मदर पेन में है, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो पेन में है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती, वो ज़रूर करा सकती है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें डॉक्टर, नर्सेस और उसके घर वाले अगर उनको समझा दिया जाए, कुछ पोजीशंस होती हैं जैसे कि मदर लेटे लेटे भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। मदर लेटी हुई है, बच्चे को अपने ऊपर ऐसे उल्टा लेटा लिया और बच्चा ब्रेस्ट फीड सकल करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 दिन मदर कंफर्टेबल हो जाती है, उसके बाद फिर जब वो पेन कम हो जाता है, वो बैठने लगती है, तो शी कैन कंटिन्यू विद दैट ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहले 3-4 दिन किसी को उसको हेल्प करना पड़ेगा उस प्रोसेस के दौरान। जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं जिनके पास, जैसे हम लोग की आज की सेटिंग है न्यूक्लियर फैमिली की सेटिंग है, जहाँ पे सोशल सपोर्ट नहीं है, दादा दादी, नाना नानी अक्सर पेरेंट्स मदर के पास नहीं होते हैं, ऐसे में कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग की करेक्ट टेक्निक कैसे सीखे? हाँ जी। मदर्स, ह्यूमंस में ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम आती है क्योंकि ह्यूमंस वर्टिकली बैठते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, एनिमल्स में कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के जो ब्रेस्ट हैं वो डाउनवर्ड हैंगिंग है और उनका जो बच्चा है वो ऐसे मुंह करके ऊपर ब्रेस्ट को लैच कर लेता है और ग्रेविटी भी हेल्प करती है, वो आराम से सक कर सकता है। ठीक है। बट जो ह्यूमन ब्रेस्ट है उसका डायरेक्शन ऐसे है जी, लाइक दिस, थोड़ा सा आउटवर्ड जी। और इसमें हमें थोड़ा सा मदर को सिखाना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए? जब भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें, 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि हमने बच्चे को पकड़ा कैसे है। दूसरा हो गया अटैचमेंट। अटैचमेंट बेबी मदर के ब्रेस्ट से लैच किस तरीके से किया है। तो पोजीशन में सबसे पहले जो बच्चे का हेड है ये मदर के एल्बो में ऐसे रखना है और बच्चे की जो बटक्स हैं उसको मदर अपने हैंड से ऐसे सपोर्ट करेगी। इसके बाद बच्चे को अपनी तरफ टिल्ट कर लेना है। टिल्ट करने से क्या होगा, बच्चे का पेट और माँ का पेट ये आपस में टच करेगा। ये एक पहला साइन है अच्छी पोजीशनिंग का कि बच्चे का पेट और माँ का पेट टच करे। दूसरा, बच्चे का कान, कंधा और कूला का 3 का ये एक लाइन में होने चाहिए। एक बार दोबारा, बच्चे का कान, कंधा, कूला इजी टू लर्न है, 3 का ये एक लाइन में होना चाहिए जी। अब आपको लग रहा होगा ये इजी है, ऐसे ही कराते होंगे सब लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं और बच्चे का जो फेस है उसको ऐसे मोड़ लेते हैं अपनी तरफ। मतलब बच्चे को बच्चा सीधा रहता है, सिर्फ उसकी हम गर्दन मोड़ लेते हैं। गर्दन मोड़ दी, ओके। उससे क्या होता है, बच्चा अनकंफर्टेबल है। हाँ। आप ऐसे करके पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। नहीं। तो बच्चा इस पोजीशन में अनकंफर्टेबल हो जाता है, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होती, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती। तो ये तो हो गई प्रॉपर पोजीशन कि हमने इसको ऐसे करके पकड़ा, कान, कंधा, कूला ये एक लाइन में आया, बच्चे का पेट माँ के पेट से टच करा। दूसरा आता है अटैचमेंट, यानी कि प्रॉपर लैचिंग। अच्छा। इसमें भी 4 पॉइंट्स होते हैं, बट मैं मेजर बताऊंगा। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है चिन शुड टच द ब्रेस्ट। जो बच्चे का ये जो चिन है ये मदर की ब्रेस्ट से टच करना चाहिए। ओके। अब इसके पीछे का साइंस क्या है,
कि बच्चे का चिन अगर ब्रेस्ट से टच करेगा तो मदर का जो निप्पल है और एरियोला मीन्स उसके आसपास का काला हिस्सा, अच्छा, वो बच्चे के माउथ में जाएगा। ओके, वो जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि एरियोला के नीचे ही मिल्क की डक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस। ओके, तो जब वो माउथ के अंदर जाएगा और बच्चा सकिंग मैकेनिज्म अपना स्टार्ट करेगा तभी मिल्क आएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि चिन ब्रेस्ट से दूर है तो क्या होगा? सिर्फ निप्पल माउथ के अंदर रहेगा, बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा। बच्चा निप्पल को प्रेस करेगा, उसे दूध नहीं मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, निप्पल को बाइट भी करेगा, जिससे सोर निप्पल हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चिन शुड टच द ब्रेस्ट। ठीक। और दूसरा, बच्चे का मुंह वाइड ओपन होना चाहिए, माउथ शुड बी वाइड ओपन। जब माउथ वाइड ओपन होगा तभी एरियोला और निप्पल अंदर जाएगा, मुंह के अंदर जा पाएगा। और जब माउथ वाइड ओपन होगा तो अगर कोई दूसरा बंदा वहां से देख रहा है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए, ओनली अपर एरियोला शुड बी विजिबल, लोअर एरियोला पूरा पार्ट नहीं विजिबल रहेगा। ठीक। तो ये हो गई करेक्ट पोजीशन और करेक्ट अटैचमेंट। इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि इस अटैचमेंट को करने के लिए मदर ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ लेती है और ऐसे टाइट पकड़ के इस तरीके से इस तरफ सीधा करके पुल करती हैं ताकि वो बच्चे के मुंह में चला जाए। अब ऐसे पकड़ने से क्या होता है कि जो हमारी मिल्क की डक्ट्स हैं, जो हमारी एनाटमी है, वो ऐसे कन्वर्ज होती है निप्पल की तरफ। अब जब हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या होगा? मिल्क का फ्लो रुक जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, मदर्स को एक फिंगर से अपनी ब्रेस्ट को ऐसे डायरेक्ट करना है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर से डायरेक्ट करें, उसको ऐसे पकड़ के दबाएंगे तो मिल्क का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ओके। तो कुछ ऐसी छोटी बातों का ध्यान रखें। दूसरा, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो मदर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अपना वो पीछे बैक सपोर्ट लगाए, आराम से ऐसे बैठे, नीचे कुछ तकिया रखना है, तकिया रख के पैर ऊपर रख के बैठना है तो पैर ऊपर रख के ऐसे सपोर्ट कर कर अच्छे से कंफर्टेबली कराएं। ठीक। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। रात को सोते समय जब बच्चा सो रहा है, मदर भी सो रही है, रात को बच्चा जब फीड मांग रहा है तो क्या ज़रूरी है मदर को हर बार उठ के बैठना और ये पोजीशन बनाना? क्या वो लेटे लेटे भी बच्चे को फीड करा सकती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक मिसकंसेप्शन है कि लेटे लेटे फीड कराएंगे तो जो दूध जो है वो कान में चला जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूध कान में कभी भी नहीं जाएगा। Okay. ठीक है ना? तो इसको दिमाग से लेटे लेटे आप फीड करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो गए ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए और आपका बच्चा वो है वो कितना एक्सपीरियंस हो गया। और इसमें टाइम लगता है। अगर आप कहें कि आप दूसरे चौथे दिन ब्रेस्ट फीडिंग में आप लेटे लेटे करा लेंगे, वो नहीं करा पाएंगे। मतलब इट विल टेक मंथ्स। करा सकते हैं, लेकिन आइडियल है कि आप इसी बैठ के कराएं तो बेटर है। नहीं, आप लेट के भी करा सकते हैं। जैसे सिजेरियन में हमने पहले दिन से ही बच्चे को उल्टा लेटा के कराया, लेटा के करा सकते हैं। उसमें दोनों का एक्सपर्टीज डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनते हैं हम, माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये दिस इज़ अ फैक्ट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो गाढ़ा पीला दूध होता है। इट इज़ रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgA। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब बीमारी से लड़ने के लिए हमारे को एंटीबॉडीज अच्छा, वो मिलती हैं। तो वो इट इज़ द फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ द बेबी। इट्स अ गॉड गिफ्ट। कई कम्युनिटीज़ में माना जाता है कि ये डर्टी मिल्क है, इसको कीले भी बोलते हैं कुछ लोग, कि हम कीले निकाल देते हैं, तो इसको निकाल के वो डिस्कार्ड कर देते हैं। बट एक्चुअली इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट डेंस और इसमें इतने इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, बच्चे को जाते हैं तो बच्चे को बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसका पिलाना बहुत ज़रूरी है। ये कोलेस्ट्रम सिर्फ पहली बार में निकलता है या ये कंटिन्यूस निकलता रहता है? फर्स्ट 3 to 5 डेज। अच्छा, फर्स्ट 3 to 5 डेज निकलता है और उन पहले 3 से 5 दिन में पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली फादर या ग्रैंड पेरेंट्स, कि मदर को दूध नहीं आ रहा। बट एक्चुअली में ये जो मिल्क है ये स्मॉल अमाउंट में, ड्रॉप्स में, 2-3 ड्रॉप्स में भी इतना न्यूट्रिएंट डेंस है कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकता है। मदर्स कई बार बोलती हैं कि मेरा एडिक्वेट मिल्क नहीं बन रहा, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के? क्या इसकी तैयारी प्रेगनेंसी के पहले शुरू होती है या इसकी कोई दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? कैसे कोई माँ अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए? यूजुअली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ और ऐड कर देंगे, आप फॉर्मूला फीड ऐड कर दो, आप बॉटल स्टार्ट कर दो, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कैसे? मिल्क प्रोडक्शन के पीछे सारा हार्मोन्स का मैकेनिज्म है। ओके। जब बच्चा हमारे निप्पल पे सकल करता है, मदर के निप्पल पे सकल करता है, तो उससे रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। जब मदर बच्चे को प्यार से देखती है, उसको दूध पिलाती है, तो वो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक। जब वो सकल ही नहीं करेगा, मदर को स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा, आपने बीच में बॉटल डाल दी है, तो धीरे धीरे बच्चा भी बॉटल पे शिफ्ट हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ओके। दूसरा रीज़न, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे,
मदर अगर अच्छी डाइट नहीं ले रही, उसके लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए घर वालों ने अननेसेसरी। तो मदर को पानी खूब पीना है, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक पर डे, हरी सब्जियां, फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट। इवन नॉन वेजिटेरियन एंड एग्स अगर नॉन वेज खाते हैं तो वो ले सकते हैं। तो अच्छी डाइट घर की अगर मदर लेगी, पानी अच्छे से पिएगी, तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तीसरा मैं देखता हूँ कई बार मदर्स रात में फॉर्मूला एक पिला देती हैं, कि हम पूरे दिन तो ब्रेस्ट फीडिंग करा देते हैं, बट रात में 10-11 बजे एक फॉर्मूला पिला देते हैं इसको, जिससे इसका पेट अच्छा भर जाता है, पूरी रात आराम से सोता है। ठीक। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चा रात को सकल करता है तो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है रात में ही ज़्यादा रिलीज होता है। इसका डायurnal वेरिएशन है, इसका पीक रात में आता है। आप रात में नहीं फीड कराओगे, प्रोलैक्टिन का लेवल गिर जाएगा ओवर द टाइम। तो नाइट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग विद एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बॉटल फीडिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मदर को ये कैसे पता लगे कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है? और एक न्यूबॉर्न बच्चा नॉर्मली कितनी देर बाद फीड मांगता है? तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी क्वेरी रहती है ये कि मेरे बच्चे का पेट कैसे भरा है। हाँ। उसमें क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके भी उसको क्वांटिफाई करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। इसमें कुछ 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर बच्चा पूरे 24 घंटे में 6 से ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहा है तो आपका ब्रेस्ट मिल्क उसको एडिक्वेट जा रहा है। ओके। किताबों में 6 से ज़्यादा बार लिखा है, प्रैक्टिकली बच्चा 15 से 25 बार भी कर लेता है यूरिन। मतलब हर घंटे में एक बार यूरिन अगर कर 1 से 2 बार कर लेता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास कर लेता है। ठीक है। दूसरा, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, ओके। जो कि हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं जब डॉक्टर विजिट होती है। ठीक। तीसरा, बच्चा फीड करने के बाद अच्छे से 1 से 1.5 घंटा सो जाता है। ओके। तो ये 3 मेजर साइंस हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि बच्चा जो है उसको एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट इज यूरिन आउटपुट। ओके। बार बार क्वांटिफाई जब हम करते हैं, इससे हम मतलब क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं? पेरेंट्स को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा मेरा दूध तो अच्छा आ रहा है। मान लीजिए ज़्यादा आ गया हाँ। एक टाइम पे, तो उन्हें लगेगा कि नहीं मिल्क का आउटपुट तो अच्छा है। और मान लो कम आ गया तो क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस हो गया कि मेरा तो मिल्क कम आ रहा है, तो इट इज़ ऑल हार्मोनल, तो वो हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे, स्ट्रेस की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जैसे ये तो मेरा पर्सनल मेरी वाइफ के साथ हुआ था कि एक बार में एक ब्रेस्ट से पिलाया मिल्क, बच्चे ने छोड़ दिया, फिर उसने दूसरी ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र कर लिया, उससे भी उसको मिल्क पूरा नहीं पड़ा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आइडियल प्रैक्टिस क्या है इसकी? कभी भी हमें दोनों ब्रेस्ट से एक साथ नहीं पिलाना है। ओके। रीज़न ऐसा क्यों? जब भी ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट शुरू होता है, जब बच्चा सकल करना शुरू करता है, तो नेचर की तरफ से सबसे पहले आता है फोर मिल्क, जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे की थर्स्ट सेटिस्फाई करता है। 4 मिल्क मतलब जो पहले आता जो है? पहले आता है। अच्छा, शुरुआती जो पानी आता, जो मिल्क आता है उसमें पानी ज़्यादा होता उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। है। ओके। तो उसमें बच्चे की थर्स्ट सेटिस्फाई होती है। जो बाद में मिल्क आता है वो वाइट कलर का गाढ़ा मिल्क होता है, उसको बोलते हैं हम हाइंड मिल्क। इट इज़ रिच इन फैट। वो बच्चे की भूख, हंगर को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए आपने एक साइड से फीड कराया तो उसको 4 मिल्क मिला, फिर आपने दूसरी साइड से फीड कराया, वहाँ से भी उसको 4 मिल्क मिला, तो उसको तो हाइंड मिल्क मिला ही नहीं। मतलब पानी तो बच्चा सेटिस्फाई भी नहीं होगा। प्यास बुझ गई, भूख नहीं मिटी। हाँ, तो बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा, रोता रहेगा और उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जब हम फीड कराते हैं, मैं सब मदर्स को बताता हूँ कि जब आप फीडिंग स्टार्ट करो तो बच्चा 5 मिनट फीड करेगा और वो सो जाएगा, फीड करते करते सो जाएगा। अब होता क्या है, मदर्स को लगता है कि इसका पेट भर गया, अब हम इसको लिटा देते हैं। थोड़ी देर में वो फिर रोना शुरू कर देता है 15-20 मिनट के बाद, क्योंकि उसने सिर्फ 4 मिल्क ही लिया है। अब मदर को लगता है कि यार फिर पिलाती हूँ, फिर पिलाते हैं 5 मिनट, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगता है। अब उनको लगता है मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो ऊपर का फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें करना क्या है हमें, तो पहले जब हम 5 मिनट पिलाएंगे तो बच्चा सो जाएगा, क्योंकि फीडिंग इज़ लाइक एन एक्सरसाइज, लाइक अ स्प्रिंट। ओके। जैसे एक मेहनत का काम है, उसको पहले सक करना है, दूध को निकालना है, मुंह में भरना है, फिर स्वेलो करना है। तो इट इज़ लाइक एन एक्सरसाइज। ओके। बच्चा थक के 5 मिनट करके सो जाएगा। इसमें आपको बच्चे को ऐसे कान पे ऐसे जगाना है, ऐसे उसको टिकल करना है, पैर पे ऐसे टिकल करना है, जगाना है। इसमें भी टाइम लगेगा, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये तो उठता ही नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको जोर की टिकल करना पड़े, फिर वो उठेगा। उठने के बाद फिर आपको 5 मिनट पिलाना है, फिर वो 5 मिनट पिएगा, फिर थक जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर टिकल करना है, फिर 5 मिनट पिलाना है। मदर्स को फीलिंग आ जाती है कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है, लाइट फील होता है उन्हें। जी।
और फिर एटलीस्ट एक फीडिंग सेशन 10 to 15 मिनट्स का तो रहता ही है। ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 1 to 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बच्चों का। ओके। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसकी सकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, सकिंग पावर बढ़ जाती है, तो हो सकता है वो फीड 5 मिनट में भी फिनिश कर दे ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा। हाँ, बट शुरुआत में 10 to 15 मिनट्स का एक फीडिंग टाइम होना चाहिए पहले 2 से 3 महीने में। बाद में आपको अपने आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, बच्चा भी अपना 5 मिनट में फीडिंग सेशन खत्म कर देगा। इससे उसको फोर मिल्क हाइंड मिल्क दोनों मिल जाएगा और फिर वो रोएगा नहीं, सेटिस्फाई रहेगा। ओके। अच्छा, आजकल का बड़ा नया ट्रेंड है कि वर्किंग मदर्स जो बच्चे को पूरे दिन में फीड नहीं करा पाती, वो सुबह या रात के टाइम में अपना मिल्क एक बॉटल में निकाल के मशीन के द्वारा फ्रिज में रख जाती हैं। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है, सेफ है बच्चे के लिए? सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन करना और फिर उसको स्टोरेज करना प्रॉपर टेम्परेचर पे, उससे उसकी क्वालिटी पे कोई असर नहीं आता है। तो जो वर्किंग मदर से, मान लीजिए किसी को 6 घंटे के लिए ऑफिस जाना है, 8 घंटे के लिए ऑफिस जाना है और वो फॉर्मूला नहीं पिलाना चाहती हैं, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं आप, उसको एक्सप्रेस करिए। फ्रिज में जो सबसे ऊपर कंपार्टमेंट है, डोर में नहीं रखना आपको, सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, बिल्कुल लास्ट में पीछे रखिए। ऐसा क्यों? वहाँ का टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अच्छा। हमें स्टोर करना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके। 4 डिग्री सेल्सियस पे वो मिल्क आप 4 दिन तक रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा। फिर जब पिलाना है, मान लीजिए कोई केयर गिवर है घर पे, आपकी कोई हेल्प है या घर पे दादी है, नानी है, जो भी है आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, वो उस मिल्क को निकाले, या तो उसको बाहर रख दीजिए अगर गर्मी है तो, आधे घंटे में वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। नहीं तो आप एक स्टील का कंटेनर लेके उसमें पानी को गर्म करिए, उस बॉटल को या पैकेट को जिसमें आपने मिल्क स्टोर करा था उसको उसके अंदर डाल दीजिए, उस पानी की गर्माहट से वो गर्म हो जाएगा, फिर आप उसको बच्चे को दे दीजिए। डायरेक्ट कभी गैस पे ब्रेस्ट मिल्क को गर्म नहीं करना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर इस सब के बावजूद भी किसी मदर को प्रॉब्लम आ रही हो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो क्या वो आपके पास जाए या वो किससे सीखे? पीडियाट्रिशियन से सीखे या कोई स्पेशलिस्ट भी होते हैं इसके? ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला हफ्ता, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब बच्चा बॉर्न हो रहा है उसी समय वहाँ पे इनिशिएटिव लेना। तो एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उनका ये कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में पहले 1 घंटे के अंदर आपको स्टार्ट करा देनी है और सिजेरियन में 4 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टार्ट करा देनी है, जो कि इन प्रैक्टिस नहीं फॉलो हो पाता, नहीं करते, नहीं हो पाता, नहीं प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से नहीं करते नहीं है। हो सकता है, अच्छा, फॉलो हो सकता है अगर मदर बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, अगर मदर HDU ICU इस सब में नहीं है, सिर्फ सिजेरियन हुआ है, उसका पेन है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें मोटिवेशन डॉक्टर्स के लेवल पे, नर्सेज के लेवल पे और इवन इन द फैमिली मेम्बर्स वो चाहिए कि हम उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। मोटिवेशन सबका ज़रूरी है। अगर एक भी बंदा डीमोटिवेटेड है या वो कैपेबल नहीं है सिखाने के लिए, उसको नहीं आता सिखाना, तो फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक बार हैम्पर हो गई, आपने अगर पहले 7 to 15 डेज छोड़ दिए, बॉटल लगा दी और इस प्रोसेस में 1 महीना लग गया, फिर 1 महीने बाद आप आ रहे हैं मेरे पास कि अब हमें करानी है, तो रीलैक्टेशन स्टैब्लिश करना बहुत टफ है। ओके सर, कुछ और ऐसे एरियाज जो क्वेरीज आपके पास पेशेंट्स की आती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जो आप चाहते हो हमारी ऑडियंस जाने और ब्रेस्ट फीडिंग को और इम्प्रोवाइज करके इम्प्लीमेंट करें? अगर आप पहले 1 हफ्ते में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे, या जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और आप नहीं कॉन्फिडेंट हैं, तो उसी समय हेल्प लीजिए। होता क्या है, थोड़ा लेट आते हैं, अपने आप ही फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, बॉटल स्टार्ट कर देते हैं, तो आप पहले 1 हफ्ते में आइए। यूजुअली क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं मेल पीडियाट्रिशियंस के साथ अनकंफर्टेबल हो जाती हैं कई बार जी। तो मैं तो ऑप्शन देता हूँ सिखाने का कि अगर आपको सीखना है, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग। मान लो कोई नहीं सीखना चाहती, उसको थोड़ा सा हिचक है, तो लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स हैं, हम उनके पास भेज देते हैं, वो सिखा देते हैं। तो शुरुआत ही बहुत क्रूशियल है, पहला हफ्ता। जितना आप डिले करेंगे उसको सीखने में, उतना उसमें हैम्पर होगी ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा सर, एक बड़ा पेक्यूलियर सा केस होता है जिसमें कुछ मदर्स के जो निप्पल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं। ऐसे में उनको बच्चे को फीड कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसका क्या सोल्यूशन होता है? क्या जो ये पंप्स आते हैं, ब्रेस्ट पंप्स जो आते हैं,
क्या इनका वहाँ पर रोल है? इन्वर्टेड निपल यूजुअली क्या होता है कि निपल अंदर की तरफ को है और उसमें एडेशंस हैं। एडेशंस मतलब कुछ अटैचमेंट्स मतलब वो चिपका हुआ टिश्यू है? से चिपका हुआ है वो, और वो अंदर है। ठीक। एक दूसरा निपल होता है प्रोटेक्टाइल निपल। उसमें क्या होता है कि निपल जो है उसको हमें थोड़ा सा स्टिमुलेशन देना होता है, वो बाहर आ जाता है। तो प्रोटेक्टाइल निपल तो ईजी है। इन्वर्टेड निपल में सिरिंजिंग मेथड होता है, सिरिंजिंग टेक्निक। उसमें हम सिरिंज बताते हैं उसको काट के, और उसमें मदर को प्रेशर देना होता है। प्रेशर देते हैं तो वो निपल बाहर की तरफ आता है, और फिर बच्चा फिर उसके बाद बच्चे को लगाना है। जब बच्चा सक करना शुरू करेगा तो वो भी थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करेगा। बट इसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं उन एडेशंस को तोड़ने में। तो इतने दिन में अगर इतने दिन में अगर मिल्क बनना बंद हो गया फिर? नहीं, मिल्क बनना बंद नहीं होगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपके बायलैटरली ही इन्वर्टेड निपल है। अच्छा। ऐसा हो सकता है कि एक साइड का इन्वर्टेड निपल है, दूसरे साइड का नहीं है, तो आप दूसरे साइड से आराम से फीड करा सकते हैं। ठीक। और इसके एडेशंस जो हैं वो टाइम लेंगे, पेशेंस रखना पड़ता है, मदर को भी पेशेंस रखना पड़ता है। और फॉर द टाइमिंग अगर आप दूसरे ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करके पिला सकते हैं या डायरेक्ट पिला सकते हैं तो आप वैसे उसको मैनेज करिए। ओके। अच्छा सर, जितने ये हमारे ब्रेस्ट पंप हैं, क्या आज की डेट में इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है? ब्रेस्ट पंप का जो मेन मकसद था वो था प्रीटर्म बच्चों के लिए। प्रीटर्म मतलब? प्रीटर्म मतलब जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जो समय से पहले पैदा हो गए हैं, जो वीक हैं, जो इतना एफर्ट नहीं लगा सकते कि वो ब्रेस्ट पे सक करके मिल्क को बाहर निकाल सके खींच के। ओके। तो उसमें क्या हमने ये टेक्नोलॉजी क्या है कि मदर थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करा ले। जैसे मैंने बताया था कि बच्चा थक जाता है, तो प्रीटर्म तो और जल्दी थकेगा, तो वो थोड़ा सा पिएगा, थक जाएगा, तो लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो हम ब्रेस्ट पंप से मिल्क को एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसको हम या तो कटोरी चम्मच से उसको हम पिला देंगे। दूसरा ब्रेस्ट पंप का यूज़ हो सकता है वर्किंग मदर्स के लिए, जिस पे हमने अभी बात करी कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो मदर्स शुरू में हॉस्पिटल से मान लीजिए नहीं सिखाया या घर पे भी सपोर्ट नहीं है और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं अब, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो अब ब्रेस्ट पंप से मिल्क को एक्सप्रेस करती हैं और बॉटल से देती हैं। उन्हें लगता है कि अब किसी भी तरीके से तो मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिले। क्या ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल होती है? कुछ मदर्स कंप्लेन करती हैं कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। बट येस, अगर आप करेक्ट पोजीशन, करेक्ट अटैचमेंट में नहीं फीड करा रहे हैं तो मिल्क एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पेन करेगा। पेन करेगा तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उसमें इन्फेक्शन भी हो जाए, जिसको मेस्टाइटिस बोलते हैं। तो अगर आप रेगुलरली मिल्क अच्छे से पिलाते रहेंगे, आउटफ्लो आपका चलता रहेगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर मदर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। अच्छा, ओके। ब्रेस्ट कैंसर से भी वो प्रिवेंट करता है, वेट लॉस में मदर्स की हेल्प करता है। अच्छा। तो दे आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर मदर्स ऑल्सो। बच्चे को तो इम्यूनिटी मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, इवन फॉर मदर्स इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, तो चलिए नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकंड सेगमेंट, जो कि है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सर, जब मैं अपने बेटे को वैक्सीनेशन के लिए पीडियाट्रिशियन के पास लेके गया तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे। एक था NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और एक था IAP शेड्यूल, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन शेड्यूल। सो अब मैंने जब दोनों को देखा तो दोनों में कुछ कुछ वैक्सीनेशंस में फ़र्क था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ नहीं था। तो एज अ पेरेंट इंडिया में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, जिस NIS या IAP? अभिषेक, ये 2 गाइडलाइंस है हमारी इंडिया में। एक तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन है जो फॉलो करती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अच्छा। दूसरा है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। वैक्सीन्स कॉमन है, प्लस इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स IAP के शेड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन्स हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी बनाती है, पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि ये वैक्सीन गवर्नमेंट में क्यों नहीं मिलती। बहुत कॉमन सवाल है कि बिल्कुल, पैसे खर्च हो रहे हैं, हाँ, तो उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट से क्यों नहीं मिलती हमें वैक्सीन्स। गवर्नमेंट जब वैक्सीन्स कोई अपने शेड्यूल में डालती है, उसके पीछे उसका माइंडसेट होता है कि वो बीमारी कितनी प्रिवेलेंट है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है बच्चों को, उससे बच्चे कितने इफेक्ट हो रहे हैं, कितनी मोर्टेलिटी हो रही है, कितनी सिवियर है वो बीमारी, उसको देखते हुए वो वैक्सीन इनकॉर्पोरेट करी जाती है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है इंडिया। हेल्थ बजट हमारा इतना ज़्यादा नहीं है जितना एक रिच कंट्री का होता है। तो वैक्सीन्स को चूज़ करना सिर्फ उसी हिसाब से जाता है जिससे कि हम मैक्सिमम बच्चों को डेडली इलनेस से बचा सकें। अच्छा।
अभी रिसेंटली तो और भी वैक्सीन ऐड हुई हैं, पहले न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं थी तो न्यूमोकोकल भी ऐड हुई है, रोटा वायरस वैक्सीन नहीं थी तो वो भी ऐड हुई है अभी। अच्छा, तो मतलब जो सरकारी वैक्सीन्स हैं, जो सरकारी शेड्यूल है, उसमें कुछ वैक्सीन्स इंक्लूड करने का मेन रीज़न है बजट। मेन रीज़न बजट भी है और उसके साथ साथ ऐसी बीमारियां जो ज़्यादा डेडली हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिफ्थीरिया हुआ तो वो हॉस्पिटल जाएगा और उसकी सिवियरिटी है कि वो बच्चे को बीमार ज़्यादा करेगी, 95% वो बीमार करेगी ही करेगी, बच्चे को हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ठीक। फॉर एग्जांपल हम एक स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं कि डिप्थीरिया तो बहुत ही सिवियर इलनेस है। ठीक। ऐसी फ्लू ले लेते हैं, फ्लू की वैक्सीन गवर्नमेंट के शेड्यूल में नहीं है, लेकिन फ्लू के ये चांसेस हैं कि वो 90% ठीक हो जाएगा, 10% बच्चे को बीमार करके आईसीयू तक पहुंचा सकता है। ओके। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप फ्लू को लगवा सकते हैं तो आप लगवाइए, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको फ्लू की वैक्सीन नहीं बताता, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता फ्लू की वैक्सीन का, और आपके बच्चे को फ्लू हो जाता है और आपके बच्चे को आईसीयू तक जाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगती है, हफ्ता 10 दिन वो वहाँ रहता है, H1N1 पॉजिटिव आता है, वहाँ का डॉक्टर आपको बताता है कि इसको तो स्वाइन फ्लू है, इसकी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आपने? क्या आप मेरे पास आके नहीं बोलोगे कि डॉक्टर साहब इसकी तो वैक्सीन अवेलेबल थी, आपने लगाई क्यों नहीं? बिल्कुल बोलूँगा। तो हमारा काम है ऑप्शन देना, वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो गवर्नमेंट की हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं है। आपके हिसाब से कौन सी वैक्सीन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ 2-4 वैक्सीन आपके हिसाब से जो ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो सारी वैक्सीन ज़रूरी है, सारी मेरे हिसाब से सारी ज़रूरी है, बट उसमें मैं भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा। सारी इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लू का, तो ऐसे ही मान लो, देखो बीमारी किसी को बताकर नहीं आती है, कोई भी मान लो डिप्थीरिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस ए का बहुत कम है, या हेपेटाइटिस से कम बीमार करेगा, कम बच्चे उससे भर्ती होंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा ज़्यादा सिक हो गया तो क्या आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे वो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए थी? तो मेरे हिसाब से तो सारी वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, बट येस अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वैक्सीनेशन अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ तो हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, ये 3 तो लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद जो गाइडलाइंस हैं उनके, उसके अलावा हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स एंड टाइफॉइड, ओके। और उसके बाद आप फ्लू का वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हैं। अच्छा, बड़ा सुनने में आता है आजकल जब मैं अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाता हूँ कि ये बताओ आपको अपने बच्चे को पेनफुल वैक्सीन लगवानी है या पेनलेस वैक्सीन लगवानी है। अब एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एज अ पेरेंट मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे बच्चे को पेनफुल वैक्सीन लगे? मैं तो ये बोलूँगा ना पेनलेस वैक्सीन लगाओ, तो ये पेनफुल का ऑप्शन ही क्यों दिया जाता है? ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये किताबों में नहीं लिखी हुई है, पेनफुल पेनलेस। तो फिर ये आई कहाँ से? ये मेरे प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले से बनी हुई है। अच्छा। हाँ, होता क्या है, ये पेनफुल पेनलेस नाम की कोई चीज़ नहीं है ये, और ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ डीपीटी वैक्सीन के लिए है। पेशेंट्स को लगता है हर वैक्सीन में पेनफुल पेनलेस है, ऐसा नहीं है, सिर्फ डीपीटी की वैक्सीन में ये टर्मिनोलॉजी बनी हुई है और ये चले जा रही है। डीपीटी में पर्ट्यूसिस होता है, तो पर्ट्यूसिस को जब हम वैक्सीन बना रहे हैं, अगर हमने पूरा बैक्टीरिया डाल दिया उसका, यानी पूरा होल सेल डाल दिया, तो वो बन जाती है होल सेल वैक्सीन। जब हम पूरा बैक्टीरिया डालते हैं तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, फीवर ज़्यादा आता है, स्वेलिंग ज़्यादा होती है, चांसेस होते हैं ज़्यादा साइड इफेक्ट्स के। अब इसमें देखा क्या गया कि जब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेरेंट्स को लग रहा है ये तो वैक्सीन लगवाने से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बच्चा तो वैक्सीन से परेशान हो रहा है। तो देखा गया उनको अवर्जन हो रहा है वैक्सीनेशन से, लगवाना नहीं चाह रहे पेरेंट्स को। अच्छा। देखा गया कि हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है वो कम हो रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, साइंस को तो इवॉल्व करना ही है ना, जब लोग नहीं लगवाना चाहेंगे तो आप क्या कर लोगे? आप किसी को फोर्स करके तो लगा नहीं सकते। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उन्होंने क्या करा, पर्ट्यूसिस के बैक्टीरिया के कुछ कंपोनेंट लेके फिर वैक्सीन बनाई, जिससे इम्यूनिटी तो आपको अच्छी मिल रही है। आज के टाइम पे दोनों में इम्यूनिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम हो गई है। अच्छा। फीवर कम हो गया है, लेस देन 5% चांस है, स्वेलिंग, गांठ बनना, पेन, ये सब कम हो गया। मतलब एफिकेसी वाइज अगर हम देखें, दोनों का असर जो होगा लॉन्ग नॉट मच डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है और थोड़ा साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें मामूली सा फर्क है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल में डिफरेंस है। अच्छा, कई बार जब वैक्सीन लगाई जाती है, जिस जगह पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे गांठ सी बन जाती है, तो उसको लेके पेरेंट्स बड़े टेंशन में आते हैं, कह रहे ये गांठ बन गई, क्या ये नॉर्मल है, इसको कैसे हटा सकते हैं? नॉन साइड इफेक्ट है, बन सकती है, अच्छा। स्पेशली आफ्टर डीपीटी वैक्सीन हमने देखा है कि काफ़ी बनती है। तो कुछ नहीं करना, अगर गांठ में वहाँ पे लालपन नहीं है,
वहाँ पे पेन नहीं है, वहाँ पे कोई पस नहीं बन रहा, तो उसको कुछ नहीं करना। सिर्फ गांठ है तो वेट करिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका मसल मास बढ़ेगा, वो गांठ अपने आप ही धीरे धीरे टाइम के साथ चली जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी। ओके। अच्छा, जैसे आजकल आपने बताया कि फ्लू की वैक्सीन आ गई है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि अगर मैंने अपने बच्चे को फ्लू की वैक्सीन लगवा दी तो अब उसे कभी सर्दी जुकाम खांसी होगा ही नहीं? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। पेरेंट्स भी आते हैं मेरे को बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम होता है, इसको फ्लू की वैक्सीन लगा दीजिए। तो मैं डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ कि ये थॉट आप अपने दिमाग में मत डालिए कि फ्लू की वैक्सीन लगाने से खांसी जुकाम नहीं होगा। फ्लू की वैक्सीन आपको सिवियर फ्लू से बचाती है। सिवियर फ्लू मतलब वो फ्लू जो आपके लंग्स पे इतना असर कर दे कि आपको आईसीयू में जाना पड़े, आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, आपको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट तक पड़ जाए, उससे वो बचाती है। इवन आफ्टर फ्लू वैक्सीन, दैट फ्लू वायरस आपको माइल्ड इलनेस, हल्का फुल्का जुकाम, खांसी, गला दर्द, आंखों से पानी, ये करके निकल जाएगा, आपको सिवियरिटी से बचाएगी। स्पेशली इंपॉर्टेंट किस में है ये फ्लू वैक्सीन? लेस देन 5 ईयर्स एज ग्रुप, जिनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, जो थोड़े से वीक इम्यूनिटी होती है। हम मानते हैं कि लेस देन 5 ईयर्स एंड मोर देन 55 ईयर्स वाले, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, इनमें रिकमेंडेड है। दूसरा डायबिटिक्स में, अस्थमेटिक्स में, और जिन पेशेंट्स को COPD है अडल्ट्स में, इनमें रिकमेंडेड है। अच्छा। और अगर आपको 5 साल के बाद भी लगवानी है तो भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अगर आप लगवाना चाहते हैं तो। ठीक है। अच्छा, कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मान लो मेरा बच्चा 6 महीने का होने वाला है, अब मैं इसको कब से दूध, ब्रेस्ट फीड मिल्क के साथ साथ ऊपर का खाना देना शुरू करूं? तो आप क्या बताते हो अपने पेशेंट्स को, और क्या दें, खाने में देना क्या है? देखो, माँ का जो दूध है वो 6 महीने तक बच्चे के लिए पर्याप्त है। मतलब बच्चे की जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और उसकी ग्रोथ है, 6 महीने तक वो उसको सपोर्ट करेगा। बट उसके बाद जो बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उसका शरीर बड़ा हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तब वो उसको पूरा तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर हमने उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ओके। तो इस पे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, साथ में हमें खाने को, ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी नहीं है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है, ऐड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमें बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। सॉलिड्स का मतलब सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। अब जब हम सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें भी एक मिथ है कि दाल का पानी, चावल का पानी ये दो बच्चों को, वो तो नमक पानी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा बच्चे को। अच्छा। आपको दाल खिलानी है प्रॉपर, जिसमें दाने हों दाल के। 6 महीने के बच्चे को दाल खिलाएं? हाँ, उसको भी बनाने का तरीका ये है कि आपको उसको प्यूरी फॉर्म में बनाना है। देखो, अगर आप बिल्कुल पतला दोगे तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, आप उसको सॉलिड दोगे ज़्यादा तो वो चोक करेगा, वो खा नहीं पाएगा, बिल्कुल, वो वॉमिटिंग करेगा। तो ऐसे में खाने को आप थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर सकते हो, उसको अच्छे से मिक्सी में या ब्लेंडर से आप मैश कर सकते हो। उसको ऐसी फॉर्म में लाना है जैसे देसी घी होता है गर्मियों में, जैसे आपने चम्मच से उठाया तो वो एक लाइन से गिर रहा है, लाइक अ फ्लो। अच्छा। तो प्यूरी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से स्वेलो भी कर ले और उसका न्यूट्रिशन भी बना रहे। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसमें, बच्चे को क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं? मतलब आपने कहा प्यूरी देनी है, तो अब प्यूरी हम किन किन चीज़ों से बना सकते हैं? हमारे पास 4 फूड ग्रुप्स हैं। सबसे पहला हो गया सीरियल यानी अनाज। अनाज में आप ओट्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, सूजी खीर दे सकते हैं, चावल चला जाएगा जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो, रागी दे सकते हैं। उसके अलावा हो गया सेकंड फूड ग्रुप, हो गया हमारी दालें। दालों में आप सिंपल रखिए, मूंग की दाल दीजिए, अरहर की दाल दीजिए। तीसरा हो गया फ्रूट्स में आप एप्पल प्यूरी, बनाना, चीकू, पपाया, ये सब खिला सकते हैं। अनार वगैरह लोग पूछते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कोई भी बीज वाला जो फ्रूट है आई वुड नॉट रिकमेंड। ओके। और चौथा है हमारा वेजिटेबल्स सब्जियाँ, लौकी हो गई, तोरी हो गई, ये आप मैश करके खिचड़ी में डाल दीजिए। बीटरूट हो गई, कैरेट हो गई, बीन्स हो गई, सब आप खिचड़ी में डाल दीजिए। उसके अलावा हरी पत्ते वाली सब्जियाँ जिनमें आयरन बहुत होता है, पालक, सरसों, मेथी सर्दियों में आती हैं, ये आप खिचड़ी में डाल दीजिए। तो खिचड़ी इज़ अ कंप्लीट फूड। खिचड़ी में राइस भी चला गया, राइस में जो अमीनो एसिड्स नहीं है वो दाल से मिल गए, ठीक। सब्जियां भी डाल दी, आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर वहाँ से चला गया। और ऐड करना है तो इसके साथ दही में कैल्शियम भी चला गया आपका। तो खिचड़ी इज़ अ कंप्लीट फूड। ओके। तो मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत फैंसी चीज़ों पे लोग शिफ्ट हो गए हैं, बहुत फैंसी चीज़ें बनाने लग गए हैं कि हम ड्राई पाउडर बना के और उसको रख लेंगे,
2-4 चीज़ें ड्राई फ्रूट का हमने उसको मिक्सचर बना के रख लिया, फिर हम उसको पानी में मिला के खिला देंगे। लोगों का बड़ा फेवरेट फूड होता है सेरेलैक या जितने ये प्रोसेस्ड फूड आते हैं, उसको बड़ा आसानी से बनाया और बच्चे को खिला दिया। क्या ये भी हमारे जो घर के खाना है जो आपने बताया उनके जितने ही एफिकेशियस होते हैं? कब तक खिला लोगे सेरेलैक? खाना तो खाना ही है ना। सही बात है। ये तो है नहीं कि बड़ा होते ही सेरेलैक खाएगा, तो खाना तो खिलाना ही है। तो सेरेलैक में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं है जो घर के खाने में नहीं है। अच्छा, अल्टीमेटली आपको देना तो घर का खाना ही है, तो वहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करो? उसको डिफरेंट टाइप के टेस्ट से एक्सपोजर मिलेगा। नहीं, पेरेंट्स की अक्सर कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा ढंग से नहीं खाता, मेरा बच्चा खाना नहीं खाना चाहता। तो अब ऐसे में वो प्रेशर में आते हैं, स्ट्रेस होता है, तो वो फिर जो बच्चे को पसंद है, जो बच्चा आराम से खाता है, वो चीज़ दे के उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि बच्चा खाना ढंग से खा ले, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि बच्चे ने खाना ढंग से खाया या नहीं खाया? सबसे पहले जो बच्चा खाना ढंग से नहीं खा रहा, जिसका एपेटाइट लो है, अगर पेरेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हम उसकी ग्रोथ देखते हैं कि बच्चे का वेट कैसा है, बच्चे की हाइट कैसी है, और देखते हैं कि बच्चा मेल नरिश्ड यानी कि कुपोषित तो नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये चेक करके हम पेरेंट्स को तसल्ली देते हैं कि बच्चे का जो अभी जो इसका ग्रोथ है वो आज के हिसाब से अभी ये कुपोषण में नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना खाना खाने के हम 2 रीजंस में डिवाइड करेंगे इसको। एक हो गया मेडिकल रीजंस और दूसरे हो गए नॉन मेडिकल रीजंस। ओके, तो मेडिकल रीज़न हो गए कि जैसे अनीमिया, अगर बच्चे को खून की कमी है तो उसे भूख नहीं लगेगी। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हमारी आजकल सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है बच्चों में, तो उससे भी बच्चे की भूख जो है, मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है, डल हो जाते हैं बच्चे। तो ये 2 मेडिकल रीजंस हो गए हमारे, ठीक है, मेन जो मेडिकल रीजंस है। दूसरे आ जाते हैं हम नॉन मेडिकल रीजंस पे, जिसमें कि आप फोर्स फीडिंग कर रहे हैं बच्चे को, जबरदस्ती खिला रहे हैं। बच्चा मुंह बंद कर रहा है, दांत बीच रहा है आप, लेकिन उसका मुंह खोल खोल के उसको खिलाए जा रहे हैं, तो बच्चे को एक नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है खाने से। जब भी खाने की प्लेट लेके जाओगे वो भागेगा इधर उधर, वो परेशान हो जाएगा। ठीक। दूसरा है नॉन मेडिकल। ये अक्सर होता है, ये तो इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था। मेरा बच्चा जब छोटा था वो नहीं खाना खाता था, तो हम कोशिश करते थे वो किसी तरह खा ले, तो कभी खाता था कभी नहीं खाता था। एक नॉन मेडिकल रीज़न तो मैंने आपको बताया अभी कि नेगेटिव एसोसिएशन हो गया। दूसरा है कि बच्चे को दूध दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेसिव मिल्क पी रहा है बच्चा, 1-1 लीटर दूध पी रहा है, और फिर आके कह रहे हैं कि खाना नहीं खा रहा। जब वो दूध से ही पेट भर लेगा तो खाना क्या खाएगा? तो इसमें हम इंक्वायर करते हैं, अब जब बच्चे का वेट ठीक है, हाइट ठीक है और खाना नहीं खा रहा, तो कैसे होगा वेट हाइट ठीक? कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा ना। तो 1 लीटर दूध ले रहा है। अब दूध में मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक वर्ड यूज़ किया था, बॉटल एडिक्शन। अच्छा। बच्चों को बॉटल पीने में मज़ा आता है, वो लेटे लेटे अपना बॉटल पीते रहते हैं। अब उससे दूध से उनको कैलोरी तो सब मिल जाती है, बट ना उसमें फाइबर है ना उसमें आयरन है। बच्चे एनीमिक हो जाते हैं, ओवर द टाइम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप मिल्क की क्वांटिटी लेस देन 400-500 ml करिए। अच्छा, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो मैं उसको सप्लीमेंट भी देता हूँ। अगर आयरन देना है आयरन दे देते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, और साथ के साथ दूध को कम करते हैं, लेस देन 400-500 ml। उसके साथ साथ बच्चा जो है एकदम से नहीं छोड़ेगा दूध, वो भी रेजिस्ट करेगा, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-2 हफ्ते का। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो आप दूध मत दो, उसको भूखा रखो। कितनी देर भूखा रखें? यस। उसमें क्या होगा, दादी नानी अगर बड़े घर में तो इंटरवीन करेंगे कि नहीं खा रहा तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इसको दूध पिला दो, बट उसको भूखा रखो आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कितनी देर नहीं खाएगा बच्चा, अपनी जिद करेगा, आपको अपनी जिद करनी है। फाइनली वो कुछ ना कुछ आपका सेमी सॉलिड खाएगा, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, वो लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें। एक इसमें एक चीज़ और है, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को टीवी के सामने बिठा दिया, उनका फेवरेट कार्टून लगा दिया या आईपैड लगा दिया, बच्चा वो देखे जा रहा है और फिर इजीली खाता जा रहा है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? इससे कोई नुकसान होता है? बच्चे ने अल्टीमेटली खाना तो खा लिया ना। देखो, स्क्रीन टाइम तो एक अलग ही कंसेप्ट है कि स्क्रीन टाइम तो 0 होना चाहिए 2 साल से छोटे बच्चे का। स्क्रीन तो हमें दिखानी ही नहीं है उसको। तो खाना कैसे खिलाएं? बिना स्क्रीन के हमने नहीं खाना खाया। हमारे टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, हमने भी बिना स्क्रीन के खाना खाया है। वो आजकल एक ईज हो गया कि उसका दिमाग उधर है, वो मुंह खोल रहा है, आप उसको बस डाले जा रहे हो। इसमें बच्चा ना फूड का टेक्सचर समझ रहा है ना फूड का टेस्ट समझ रहा है। इसमें बोलता हूँ, जब 9 महीने से आप बच्चे को फिंगर फूड्स दो, जब बच्चा बैठने लग जाए ना, आप उसकी एक चेयर उस पर बैठाओ, जिसके सामने एक खाना रखने के लिए एक सामने एक प्लेटफॉर्म हो, उस पर खाना रख के उसको दो।
आपने फिंगर फूड्स मतलब 9 महीने पे बच्चा अपने हाथ से उठा के मुंह में खाना डाल सकता है। तो आपने केला दे दिया काट के, तो वो अपना खाएगा, कुछ ज़्यादा गिराएगा, वो खेलेगा उसके साथ, आसपास बिखेरेगा, बट थोड़ा खाएगा भी। तो ऐसी आप ट्रेनिंग करोगे बिना स्क्रीन के विद 9 मंथ्स से आप स्टार्ट कर दो उसको, जब से बच्चा बैठना शुरू कर रहा है, तो उसको खाने में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो फिंगर फूड्स में आप बनाना दे सकते हो, आप खीरा दे सकते हो, कोई भी सॉफ्ट, अगर आप एग स्टार्ट करना चाहते हो एग को मैश करके दे सकते हो, उसको गिराने दीजिए अपने ऊपर, सारे कपड़े गंदे करने दीजिए, आसपास सब गंदा करने दीजिए उसको, लेट हिम एंजॉय द फूड। अगर वो ऐसे एंजॉय करेगा तो उसका नेगेटिव एसोसिएशन नहीं होगा। जब भी आप खाना लेके जाओगे तो वो भागेगा नहीं, मुंह नहीं बंद करेगा वो अपना। खाने में जो हम दे रहे हैं छोटे बच्चे को, उसमें फूड सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? फूड सप्लीमेंट्स एज सच, मिल्क सप्लीमेंट्स। मिल्क सप्लीमेंट्स जो एक तो हो गया मिल्क सप्लीमेंट, एक हो गया फूड सप्लीमेंट, जिसमें कि हम जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर या ये कुछ, हम कई पेरेंट्स याद होती खाने में भी प्रोटीन पाउडर मिला रहे हैं ताकि बच्चे को प्रोटीन जाए। क्या सबकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है देने में? 2 साल से नीचे तो हमें कोई भी ये सप्लीमेंट देना नहीं है, क्योंकि इनमें भी शुगर्स होती है और फ्लेवर के लिए चॉकलेट पाउडर भी डलता है। तो 2 साल के बाद अगर आप दूध में मिला के दे रहे हैं, और उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी ओवर एंड अबव द नॉर्मल खाना। ये खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपने डिनर एस्केप कर दिया और दूध में सप्लीमेंट डाल के उसको दे दिया तो आपका काम। ओवर एंड अबव द आप उसको दे सकते हैं, 2 चम्मच या 1 चम्मच, जो भी आपको, अगर जो भी पाउडर्स आते हैं वो आप डाल सकते हैं, बस वो सेफ़ होने चाहिए, है ना, उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो आप चेक कर लीजिए। आप मिल्क में डालकर दे सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी, वेट अच्छा बढ़ेगा। अच्छा, आपने शुगर की बात की, तो जो इंडिया में हम देख रहे हैं बच्चों में ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? जंक फूड। जंक फूड, स्क्रीन टाइम। बच्चा स्क्रीन पे बैठा हुआ है और बाहर खेलने नहीं जा रहा, उसे ज़्यादा मज़ा मोबाइल देखने में आ रहा है, टीवी देखने में आ रहा है, खेल कम रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो ओबेसिटी होगी। तो हमारे टाइम पे तो हम लोगों को बाहर निकाल देते थे पेरेंट्स की, जाओ खेल कर आओ पार्क में। अब बच्चा काफ़ी टाइम खेलता भी है, बट घर पे बैठ के टीवी और वो भी देखता है, फ़ोन भी देखता है। जंक फूड घर में अगर पेरेंट्स खा रहे हैं, घर में पास्ता आ रहा है, पिज़्ज़ा आ रहा है, मैगी बन रही है, तो बच्चा भी वही खा रहा है। और अगर शुगर का इंटेक ज़्यादा है, केक खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, डोनट्स खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें खाएगा, शुगर ज़्यादा जाएगी, कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी, ऑब्वियसली ओबेसिटी होगी। अच्छा, ज़्यादा शुगर जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही हार्मफुल होती है। 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स तो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द IAP 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में हमें शुगर नहीं देनी है, और 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक हमें सॉल्ट नहीं देना है। रीज़न उसका ये है कि जब हम अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ शुगर कर देते हैं तो बच्चे को स्वीट टूथ हो जाएगा, उसको मीठा खाने का ही मन करेगा, वो नमकीन दलिया नहीं खाएगा, वो खिचड़ी नहीं खाएगा, वो मुंह बंद कर लेगा उस पर। और जब उसको स्वीट का मन होगा, आप उसे स्वीट दोगे तो उसको ओबेसिटी होगी, और ऑब्वियसली वेट उसका ज़्यादा बढ़ेगा तो जल्दी ओबीज हो जाएगा। और अगर वो इसी एज पे ओबीज हो गया तो जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो अगर आपको 50s में आनी थी वो आपको 30s पे हिट कर देगी। अच्छा, तो आप यहीं से ही उसका, अगर आपको उसको ज़्यादा खिला के वेट बढ़ा के शुगर दे के ओबीज कर दोगे, इसलिए पहले 2 साल में शुगर अवॉइड करनी चाहिए। सॉल्ट का अलग रीज़न है। सॉल्ट का रीज़न है कि अभी तक किडनीज मैच्योर नहीं होती, किडनीज का फंक्शन पूरी तरीके से, किडनीज एक्टिव नहीं होती, ये समझिए आप कि वो सॉल्ट लोड नहीं हैंडल कर पाती। तो अगर हम सॉल्ट देंगे तो किडनी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो 1 साल के बाद हम सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स तक हम सॉल्ट को अवॉइड करते हैं। मिल्क में भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि मिल्क देना कौन सा है, प्रोसेस्ड मिल्क देना है या गाय का दूध। आजकल बड़ा चल रहा है कि गाय का दूध दीजिए बच्चों को। तो एज अ पीडियाट्रिशियन आप क्या रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को कौन सा मिल्क देना चाहिए? फर्स्ट इज तो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलाइए। अगर मान लीजिए आप नहीं करा पाए किसी कारणवश और अब नहीं करा पा रहे हैं, तो सेकंड बेस्ट इज फॉर्मूला, इन्फेंट फॉर्मूला। इट इज़ बेटर देन काउ मिल्क। इट इज़ बेटर देन काउ मिल्क। अभी रिसेंटली किसी ने स्टडी भी कोट करी थी, किसी इन्फ्लुएंसर ने, कि WHO ने कह दिया कि आप गाय का दूध पिला सकते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन IAP की तरफ से आई नहीं है। मैंने उस स्टडी को देखा, उस स्टडी में गया, इट इज़ अ लो सर्टेनिटी एविडेंस। वो स्टडी एक तो हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज़ की स्टडी है। उसमें क्या किया उन्होंने कि हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में जो भी स्टडीज़ हुई थी काउ मिल्क वर्सेस इन्फेंट फॉर्मूला,
अच्छा। उनको पिक करा, उसका डाटा को एनालाइज करा, उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। उस कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन था कि काउ मिल्क देने से बच्चे को अनीमिया होता है। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि चाहे आप काउ मिल्क पिलाओ, चाहे आप इन्फेंट फॉर्मूला दो, बच्चे का जो ग्रोथ है, जो वेट है, वो हाइट है, उसके पैरामीटर्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दो कंक्लूजन दिए। अब कंक्लूजन के साथ उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि ये जो हमारा एविडेंस है ये लो सर्टेनिटी एविडेंस है, क्योंकि ये स्टडीज़ एक तो बहुत पुरानी है, हमें नई स्टडीज़ चाहिए। दूसरा, ये स्टडीज़ जो हैं हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में हुई हैं। अच्छा। ये किसी भी लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज़ जैसे हमारी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है उसमें नहीं हुई है, तो हम उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो इंडिया में अगर हमें किसी पेरेंट को एडवाइस करना हो, आप अपने बच्चे को क्या दें? काउ सबसे मिल्क पहले या- ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, वो नहीं करा पा रहे तो इन्फेंट फॉर्मूला, और लास्ट इज आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज आप काउ मिल्क दें। बट इसमें अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है, फॉर्मूला महंगा होता है, 500 700 900 रुपये तक का एक डब्बा आता है, बिल्कुल। 4-5 दिन भी नहीं चलता। अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप गाय का दूध पिला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अच्छा। आप मुझसे बेस्ट पूछ रहे हैं, तो बेस्ट में तो मैं ये बताऊंगा कि ब्रेस्ट मिल्क, इन्फेंट फॉर्मूला और काउ मिल्क। ठीक है। बट अगर आप मुझसे अफोर्डेबिलिटी वाला एंगल लेकर आ जाएंगे कि नहीं खरीद पा रहे हैं, हम नहीं खरीद सकते इतना महंगा फॉर्मूला, तो आप काउ मिल्क पिला सकते हो, उसमें पानी नहीं मिलाना, और फुल फैट काउ मिल्क, उसका पनीर, उसके ऊपर की मलाई वगैरह नहीं हटानी है। ठीक है। अच्छा, जो इन्फेंट फॉर्मूला जो मिल्क होता है, इसको प्रिपेयर करने का करेक्ट मेथड क्या होता है? कितना पानी मिलाना है, कितना गर्म होना चाहिए, कैसे करना है? 30 ml पानी में 1 स्कूप डालना है। अच्छा। स्कूप को ऐसे भरना है, कई बार क्या करते हैं ऐसे भरते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, बट उसको भरने के बाद उस पर जो ऊपर एक उठाव आया होता है, जो हीप आई होती है, उसको ऐसे करके प्लेन करना है। ओके। कई बार हम कंसंट्रेटेड फॉर्मूला बना देते हैं, उससे बच्चे को दिक्कत होती है, कोलिक होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो फॉर्मूला को सही तरीके से बनाना है। ठीक है सर, आपने बताया कि फॉर्मूला बच्चों के लिए अच्छा है, तो आपके ओपिनियन में बेस्ट फॉर्मूला मार्केट में कौन सा अवेलेबल है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि सर सबसे अच्छा फॉर्मूला बता दीजिए, कौन सी बेस्ट कंपनी बता का, दीजिए, हम ले लेंगे। कौन सी कंपनी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। एसेंशियली सारे सेम है, अच्छा। कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी जो इच्छा है वो लीजिए। इसमें एक एक्ट भी है, IMS एक्ट, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट। इसमें प्रमोट नहीं कर सकते ना, वो खुद कंपनीज, आपने कभी किसी का ऐड नहीं देखा होगा, है ना, तो इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला को पीछे रखते हैं। तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, बट अगर आप नहीं करा पाए किसी कारणवश तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लीजिए, सारे एसेंशियली सेम है, नो डिफरेंस। ठीक है सर, एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का बच्चे की मालिश को लेके, कि पहले दिन से ही बच्चे की मालिश होनी शुरू हो जाती है। डू यू थिंक बेबी मसाज इज़ रिक्वायर्ड? इसके कोई बेनिफिट्स होते हैं बच्चों को? बेबी मसाज से बेबी अच्छा रिलैक्स हो जाता है। एज सच साइंटिफिकली देखें तो सिर्फ कुछ प्री टर्म्स बच्चों में जिनमें हम मसाज करते हैं तो उसमें ज़्यादा देखा गया एविडेंस कि उनके इन्फेक्शंस के चांसेस कम होता है, उनका ग्रोथ अच्छा हुआ है। अगर हम टर्म बच्चे की बात करें तो टर्म बच्चा अच्छा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसका टमी मसाज करेंगे तो उसको कोलिक में भी हेल्प मिलती है, उसका गैस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स 3-3 बार मसाज कर रहे हैं, कोई काम नहीं है उन्हें, पूरे दिन मसाज ही करे जा रहे हैं दादी नानी। तो इतनी बार भी नहीं करनी है। स्टार्ट कब करनी है? जब बच्चे की कॉर्ड फॉल कर जाए। यूजुअली ऑन एन एवरेज 6-7वें दिन पे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते पे कॉर्ड फॉल कर जाती है। उसके बाद आप बच्चे को नहला भी सकते हैं। पहले जब तक कॉर्ड फॉल नहीं करी है तब तक आपको उसको स्पंज करना है सर। अच्छा। उसके बाद आप नहला भी सकते हैं, आप मसाज भी कर सकते हैं। एक बार दिन में एनफ है, मन नहीं भर रहा तो दूसरी बार कर लो। कौन सा उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करें मसाज के लिए? जो ये कोकोनट ऑयल बेस्ट है। घर का कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल बेस्ट है, कर सकते हैं। एक सवाल आता है सभी का कि ठंड में यूज़ कर सकते हैं, वो ठंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठंडा गर्म नहीं है। आप कोकोनट ऑयल को ठंड में भी यूज़ कर सकते हैं। आप एलमंड ऑयल यूज़ कर लें, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठंड से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ये डाउट तो मेरा भी था, ठंड में बच्चे को कितने कपड़े पहनाने हैं? अब छोटा बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का, सर्दियों का सीज़न है, मुझे कैसे पता कि बच्चे को मैं ज़्यादा पहनाऊँ, कितने कपड़े पहनाऊँ कि उसको ठंड ना लगे? इसका एक रूल है, जितने कपड़े आपने पहने हैं, जितनी लेयर्स आपने पहनी है, उससे एक लेयर बच्चा एक्स्ट्रा पहनेगा। जैसे मान लो अभिषेक, आपने अभी एक वेस्ट पहना है, एक उसके ऊपर शर्ट पहनी है, उसके ऊपर आपने कोट पहना है,
तो आपने 3 लेयर पहनी है, तो अगर छोटा बच्चा है, हम इसमें बात कर रहे हैं लेस देन 6 मंथ्स बेबी की, तो आप उसको 1 लेयर और एक्स्ट्रा पहना, आप उसको 4 लेयर पहना दीजिए। अच्छा, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे वाली लेयर कॉटन की होनी चाहिए, ठीक है। अब ठंड तो आप भी महसूस कर सकते हैं, आपको भी पता है कि आज हल्की ठंड है, आज थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है ना। टेम्परेचर तो आप आजकल फ़ोन पे भी दिख सकता है। तो अगर हल्की ठंड है तो आपने 2 लेयर कॉटन की पहना दी। सपोज मैंने 2 लेयर पहनी है तो 2 लेयर कॉटन की पहना दी, और तीसरी लेयर मैंने एक कॉटन की भी पहना सकता हूँ मैं हल्की ठंड में। अच्छा। या मैं एक पतला स्वेटर भी पहना सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठंड है तो मैं 4 लेयर तक भी जा सकता हूँ। ओके। यूजुअली फंडा ये है कि हमें 1 लेयर एक्स्ट्रा देनी है। ओके। मान लो मैंने 3 पहनी है तो बच्चा 4 पहनेगा। ठीक। ज़्यादा ठंड है तो आप ऊपर से स्वेटर पहना सकते हैं, हल्की ठंड है तो आप एक कुछ पतला कॉटन भी डाल सकते हैं। अच्छा, डायपर की बात करते हैं, कपड़ों में ठंड diaper का भी मैं आता एक और चीज़ बताना चाहता हूँ न्यूबॉर्न में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, है। बिल्कुल। कि अगर आपका बच्चा ठंडा हो रहा है और आपको चेक करना है तो ये जो बच्चे का जो पैर है इसको अपने बैक ऑफ द हैंड से यहाँ से टच करके देखें। न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ मैं, लेस देन 1 मंथ बेबी की। तो आप इसको यहाँ से टच करें और इसके पेट को यहाँ से ऐसे टच करें। अगर पैर ठंडे हैं और पेट गर्म है, इसका मतलब बच्चा ठंडा होना शुरू हो गया। आइडियली ये भी वार्म फील होना चाहिए और ये भी वार्म फील होना चाहिए। दोनों पैर ठंडे हैं और पेट ठंडा है तो मतलब बच्चा ठंडा होना शुरू हो गया। तो ऐसे में आपको उसको कवर करना है, या रूम का जो टेम्परेचर है, अगर आपने एसी चला रखा है उसको बंद करना है, आप हीटर ऑन कर सकते हो। जो भी इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस है वो आपको करने हैं ताकि इसके पैर भी गर्म रहे। बहुत ईजी वे है चेक करने के लिए। और अगर बच्चे का पेट भी ठंडा हो गया, जो कि बच्चा 1 महीने से छोटा है, तुरंत हॉस्पिटल भागिए। क्यों? सीवियर हाइपोथर्मिया हो गया उसको। अच्छा। तो पैर ठंडा होना कोल्ड स्ट्रेस बोला जाता है, और ये हो गया पेट ठंडा तो मतलब सीवियर हाइपोथर्मिया। और इसमें रिवर्स कैसे पता करेंगे कि हमने बच्चे को अगर ज़्यादा लेयर पहना रखी है तो हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को अब लेयर कम करने? क्या पसीना आएगा बच्चे को? पसीना भी आ सकता है, बच्चा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोएगा भी, फीवर भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फीवर, ज़्यादा कपड़े पहनाने की वजह से। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड ना लग रही हो तो एक्सेसिव ओवर क्लोथिंग कर देते हैं। 4 लेयर पहना रखी हैं, उसके बाद ऊपर से कंबल भी डाल दिया। तो एक तो उसमें ओवर क्लोथिंग की वजह से उसको फीवर आ सकता है, उसको पसीना ज़्यादा आएगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा इतना कपड़ों का वेट एक छोटे बच्चे पे उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ओके। हाँ, तो उसमें वी हैव सीन इन हॉस्पिटल सडन डेथ्स ऑल्सो, पीपल कमिंग इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, 4 बजे 3 बजे बच्चे को लेके कि ये तो हिल ही नहीं रहा है, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर क्लोथिंग। अच्छा, अब डायपर की थोड़ा सा बात करते हैं। सब लोग बोलते हैं डायपर बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए, बट एज हम आजकल की लाइफ के बारे में बात करें तो डायपर एक इविल नेसेसिटी बन गई है। जो डायपर रैश होते हैं और जो डायपर से बच्चे को अनकंफर्टेबल बच्चा होता है, उसमें हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जब आप डायपर्स चेंज करें तो उसमें कम से कम 20 से 30 मिनट का गैप दें 2 डायपर के बीच में, अच्छा। ताकि उसको हवा लग जाए। होता क्या है, वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा सॉइल्ड रहता है, वहाँ पे पॉटी भी कर रहा है बच्चा, शुशु भी कर रहा है, वहाँ पे लग रहा है, और वो चीज़ें जो हैं वो हमारा फीकल मैटर और यूरिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो वो स्किन को इरिटेट करेगा। बच्चे की स्किन बड़ी सॉफ्ट है, तो आप जब उसको क्लीन करें तो क्लीन करने के बाद उसको थोड़ा सा हवा लगने दें, डायपर में थोड़ा सा गैप रखें आधे घंटे का चेंज करने में। इससे आप रैश को अवॉइड कर सकते हैं। एज सच आजकल जो पेरेंट्स का मेन क्वेश्चन आ रहा है कि सर्दियों में कितने घंटे डायपर पहनाएं आप पूरे 24 घंटे पहना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहना सकते हैं। बट आप उसमें एक डायपर क्रीम्स लगाकर, काफ़ी क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, डायपर क्रीम लगा के आप उसको डायपर यूज़ कर सकते हैं, पूरा 24 घंटे पहना सकते हैं अगर ज़्यादा सर्दी है तो। ओके। बट ये है कि जब आप चेंज कर रहे हैं तो बीच में आप उसको थोड़ा सा हवा लगने दें। बट अगर दिन में इन्वायरमेंट थोड़ा सा वार्म है, आपने ऑयल हीटर चला रखा है कमरे में और आप चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा डायपर फ्री टाइम दिया जाए, तो आप दे सकते हैं डायपर फ्री टाइम। बेटर रहता है कि अगर आप डायपर फ्री टाइम दें, कम से कम 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे का आप डायपर फ्री टाइम अगर दे पा रहे हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, पर्सनल हाइजीन में बच्चों को आपने बताया था कि जब कॉर्ड फॉल हो जाती है उसके बाद नहलाना चाहिए, तो नॉर्मली बच्चे को दिन में 1 या 2 बार नहला सकते हैं या एक ही बार नहलाना चाहिए? यूजुअली जो न्यूबॉर्न्स की जो स्किन है ना बहुत अभी डेलिकेट होती है, तो जब आप नहलाना स्टार्ट करें तो ऑल्टरनेट डे या एवरी 3rd डे नहलाएं। अच्छा।
बट आफ्टर 1 मंथ थोड़ा सा स्किन मैच्योर हो जाती है तो आप डेली भी नहला सकते हैं। बच्चे को अगर बुखार है या कोई बीमार है उस समय भी बच्चे को नहला सकते हैं? हाँ, ये भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर मेरे बच्चे को जुकाम है, खांसी है, बुखार है तो नहला सकते हैं। नहलाने से वायरल ये जो इलनेस है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके। ना कोई जुकाम बढ़ेगा ना कम होगा। बच्चा अगर जिस समय उसको फीवर नहीं है उस समय आप उसको नहला दीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आजकल जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ हर दूसरा बच्चा, जो मेरे बच्चों के भी फ्रेंड्स हैं, हर बच्चा एंटीबायोटिक ले रहे हैं। क्या वास्तव में एंटीबायोटिक की इतनी ज़रूरत होती है या इसका मिसयूज़ हो रहा है? 95% ऑफ द इलनेस जो बच्चों में हो रही है, 90 to 95% दे आर वायरल। अगर बच्चा प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तो ओके। प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तो 90 to 95% ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ वायरल इलनेस मोस्टली। ओनली 5 to 10% ऑफ द टाइम्स इट इज़ बैक्टीरियल। ठीक है, पहले दिन पे कई बार जज करना बड़ा मुश्किल है कि अगर मुझे ऑब्वियस उसका थ्रोट लाल दिख जाए, मुझे इन्फेक्शन दिख जाए। अदरवाइज यूजली वी हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days। वेट करें, और अगर सिम्टम्स है, मान लीजिए जुकाम है, नाक बह रही है, खांसी है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वायरल। इसमें एंटीबायोटिक का कोई नीड नहीं है। बट अननेसेसरी देना एंटीबायोटिक इट इज़ नॉट गुड। अच्छा। पेरेंट्स अपने आप भी स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर विजिट अवॉइड करने के लिए, केमिस्ट से ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक के क्या नुकसान होते हैं बच्चे को? गट इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ करते हैं हम कि जो बैक्टीरिया जो हमारा अंदर यूजुअली नॉर्मली नहीं रहता है, वो बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में आया है, हम एंटीबायोटिक लेंगे, वो एंटीबायोटिक उसको किल करेगी। बट वो एंटीबायोटिक उस प्रोसेस में उसको तो किल करेगी करेगी, बट वो ये नहीं जानती कि ये फॉरेन है या फिर जो मेरे अंदर का बैक्टीरिया है उसको भी वो साथ के साथ किल करेगी। अच्छा, मतलब जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होता हमारे अंदर भी हेल्दी गट बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक ये डिफरेंशिएट नहीं करती कि ये फॉरेन बैक्टीरिया है या ये हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया, तो वो भी किल होंगे साथ के साथ। अच्छा। तो आपकी गट की जो माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जब गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होगी इट कैन लीड टू अस्थमा, एलर्जीज इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा, अस्थमा एलर्जी से एक क्वेश्चन आया कि स्टेरॉइड का भी बड़ा यूज़ हो रहा है आजकल कि बच्चे को खांसी नहीं रुक रही मेरे बच्चे की, तो स्टेरॉइड दे दूं क्या मैं? तो स्टेरॉइड तो मुझे लगता है अपने आप में बड़ी डेंजरस मेडिसिन है, तो इसका इतना नहीं, स्टेरॉइड इज़ अ वंडर ड्रग। स्टेरॉइड इज़ अ वंडर ड्रग। अच्छा। मतलब हाँ, अगर उसे सही टाइम पे यूज़ किया जब उसकी एक्चुअली ज़रूरत है। ओके। तो होता क्या है, यूजुअली जो वेल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं वो ऐसे स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करते अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, वीजिंग है, तब हम लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ स्टेरॉइड्स। और अगर एलर्जी है, मुझे लंबे टाइम देना है, तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स भी मैं 2 महीने 3 महीने के लिए बच्चों को देता हूँ। यूजुअली जी रूरल एरियाज़ में है कि मेरे को बुखार में 1 दिन में खड़ा करो आप आज ही। अच्छा, मुझे तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। वहाँ जो तुरंत रिस्पॉन्स देगा वही अच्छा डॉक्टर है। ये बच्चे के माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं? बच्चे के माँ बाप भी एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर वहाँ की एक मेंटेलिटी है कि ये मुझे अच्छा इलाज देता है, तुरंत खड़ा कर देता है मेरे को। इवन अडल्ट्स भी अपनी बीमारी को लेकर ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं, इसकी तो एक खुराक से आराम आ जाता है। उस खुराक में यूजुअली स्टेरॉइड्स ही होते हैं, बट वो कभी काम तो करेंगे वो आप पे, बट किस दिन आपको नुकसान देंगे तो आप तुरंत यू विल लैंड इन द आईसीयू। तो इनको जुडिशियली यूज़ करना है। अच्छा। जब इनकी ज़रूरत है इनको यूज़ करना है। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है बॉडी बिल्डर वाले, ये दूसरे मेडिकल स्टेरॉइड्स हैं। बच्चे आजकल बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, हर 15 दिन में वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नई नई बीमारी आ रही है। तो ये बार बार बीमार पड़ने का कारण क्या है? क्या बच्चों की इम्यूनिटी कम हो रही है या नए वायरस आ रहे हैं? क्यों बच्चे हर हफ्ते 10 दिन में बीमार पड़ते हैं? तो यूजुअली जो लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें 7 से 8 बार साल में वायरल होगा ही होगा। 7 से 8 बार वायरल होना इज नॉर्मल? मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है। अच्छा। इससे कम भी हो सकता है, बट 7 to 8 टाइम्स वायरल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है। हर वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 100 तरीके के वायरस हमारे इन्वायरमेंट में हैं, और ये ज़्यादा तब होंगे। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर आप तो हमारा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन बना दो कि हम तो हर 15 दिन में 1 महीने में आपके क्लिनिक पे ही खड़े होते हैं। तो होता क्या, जब सीज़न चेंज होता है, जिस समय अभी जैसे हम गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, जब हम सर्दी से गर्मी में जाते हैं, इस समय वायरस बहुत ज़्यादा उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। ओके। और इस समय पोल्यूशन भी हमारा पीक पे रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, और बच्चे जब डे केयर जाते हैं, स्पेशली जब डे केयर या स्कूल में जाते हैं,
तो कभी एक बच्चा बीमारी से ठीक होता है तो दूसरा बीमार होता है, जब वो बीमार होता है, वो खांसता है, चीखता है, तो पहले वाला फिर से बीमार हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शंस या तो पीक सीजन, ये जब आता है सर्दी से गर्मी, और जब बच्चा डे केयर या स्कूल में जाता है तो ये इस समय पीक करते हैं। जब आप देखोगे कि पीक गर्मी है, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब बच्चे बीमार नहीं होंगे। हाँ जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी, पीक सर्दी, तब बीमार नहीं होंगे। जब ये पीक सीजन गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो इसमें ज़्यादा बीमार, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसमें कोई इम्यूनिटी का इशू नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि हम तो हर इतनी बार डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है, इसकी इम्यूनिटी तो कम नहीं है। नहीं, इसमें इम्यूनिटी का कोई इशू नहीं है, ऐसे ही इम्यूनिटी बनेगी। हर चीज़ की वैक्सीन नहीं है, हर छोटे वायरस की हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो ऐसे फाइट करेगा, एंड यू विल सी आफ्टर 5 to 6 years ऑफ एज वो बहुत फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ओके, जो कि साल में 2-3 बार, जो कि आप और मैं भी वायरल इन्फेक्शन से हो जाते हैं। क्या हम किसी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चा अच्छी सब्जियां खा रहा है, हरी सब्जियां ले रहा है डाइट में, फ्रूट्स ले रहा है, सैलड्स ले रहा है, जंक कम खा रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बट अगर वो बच्चा जंक ज़्यादा ले रहा है, ओबीज है, नॉन ब्रेस्ट फेड है, तो स्पेशली 2 टाइप के जो पेशेंट्स हैं मैं देखता हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जो कि नॉन ब्रेस्ट फेड है और जो ओबीज है। तो इनमें वायरल इन्फेक्शंस का ज़्यादा होना, वायरल के साथ वीजिंग होना, ये बहुत कॉमन है। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती से खेलते खेलते कोई सिक्का या कोई कंचा निगल लिया घर पे, हमें तुरंत क्या करना है? क्या हमें उंगली डाल के उसको उल्टी करानी चाहिए? हमें उस समय क्या एक्शन लेना है? देखो, अगर बच्चे ने सिक्का निगल लिया या कोई भी फॉरेन बॉडी ऐसा सच निगल ली, तो निगलने में हमारे पास 2 नलियाँ हैं। आगे की तरफ है हमारी सांस की नली, पीछे की तरफ है खाने की नली। अगर वो खाने की नली में चला गया है तो यूजुअली उसमें अब डिपेंड करता है कि उसने क्या निकला। अगर वो खाने की नली में चला गया है तो उसमें बैटरीज जैसे, या फिर कोई शार्प आइटम्स, एक बार एक बच्चे ने झुमका खा लिया था अपनी मम्मी का, तो बैटरीज हो गई, शार्प आइटम्स हो गए, इनको हमें निकालना पड़ेगा। कॉइन हो गया, कंचा हो गया, मैग्नेट हो गई, इसमें हम वेट कर सकते हैं, उसके स्टूल्स को चेक करते रहेंगे, उसकी पॉटी हम देखते रहेंगे, उसमें निकल जाएगा। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम बात कर रहे हैं खाने की नली में जाने वाली चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो बैटरी हो गई या फिर कोई शार्प पॉइंटेड चीज़ हो गई, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर बैटरी बच्चे सेल छोटे छोटे खा लेते हैं। अभी एक बच्चा एक मैग्नेट खाकर आया था, मैग्नेट में भी निकल जाती है, लेकिन अगर 2 मैग्नेट खा ली तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो 2 मैग्नेट अगर पेट के 2 हिस्से में है तो वो आपस में आके ऐसे चिपक जाएंगी और फिर वो पेट की जो टिश्यू है उसको डैमेज करेंगी, तो उनको निकालना पड़ेगा। अब इसमें आ जाते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी सांस की नली में चलेगी, तो सांस की नली में जाने से सबसे पहले तो खांसी होगी, तुरंत उसको सांस नहीं आएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो। बिल्कुल। जो बच्चा अभी आराम से बैठा हुआ था सडनली बिल्कुल लगातार खांसने लगेगा, इसका मतलब कि वो सांस की नली में गया है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। ओके। अभी पेशेंट आया था एक, जैसे ही कुछ मुंह में गया उसने अंदर तक हाथ डाल के उसको निकाला, और निकालने में वो शार्प चीज़ थी, मैं भूल रहा हूँ वो क्या चीज़ थी, वो उसके पूरा उसका जो सॉफ्ट पैलेट था, तालू था, वो पूरा कट गया। तो पैनिक कर जाते हैं लोग, तुरंत उसको एकदम से निकालने के लिए पीछे लग जाते हैं। तो पहले अगर सिम्टम्स हैं, खांसी है, बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप जैसे सपोज ये बच्चा है छोटा, अभी तो ये हमारा न्यूबॉर्न जैसा है, बट सपोज ये 2 साल का से छोटा बच्चा है, तो इसमें आप इसको ऐसे लिटाएं, ये जो अपना हथेली है इसको, इसके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं दोनों ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, स्कैपुला, इसके बीच में ऐसे रखना है और 5 थ्रस्ट देने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक बार आप ये दोबारा बता सकते हैं प्लीज़? ये जो हमारी हथेली है, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रख के, ये जो दोनों शोल्डर ब्लेड है, 5 थ्रस्ट देने, 5 बार थ्रस्ट देना है। थ्रस्ट देना है, अच्छे से पूरा दबाना है अच्छे से। ठीक। उसके बाद फिर बच्चे को उल्टा करना है, चेक करना है कि जो फॉरेन बॉडी थी मुंह में आई है कि नहीं आई है। अगर आ गई है तो ऐसे लेफ्ट प्लेटल पोजीशन से फिंगर डाल के आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और नहीं आई? और अगर नहीं आई है तो फिर दोबारा से आपको यही कंटिन्यू करना है। अच्छा, यही कंटिन्यू करना है आपको, बार बार आप 3 से 4-5 बार तक आप ऐसा कंटिन्यू। और अगर 3-4 बार के बाद भी नहीं निकलती तो आपको तुरंत इमरजेंसी जाना है, हॉस्पिटल जाना है तुरंत। यूजुअली आप अगर कोशिश करेंगे तो निकल जाएगी, लेकिन अगर फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है तो उसमें कैजुअलिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि अगर वो नहीं निकल रही है तो। अच्छा, ये तो हुआ सॉलिड की बात। अगर बच्चा गलती से कुछ पीने की चीज़ पी ले, पानी समझ के या दूध समझ के, जैसे अक्सर हम देखते हैं फिनाइल और दूध का कलर बड़ा कॉमन होता है, दोनों वाइट कलर में होते हैं।
बच्चा अगर कन्फ्यूजन में कुछ पी ले, उस समय हमें तुरंत घर पे क्या करना है? यूजुअली हमारे पास जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, माजा की बोतल या फिर पहले उस समय कोक की बोतल आती थी, उसमें वो तेजाब रख देते थे या फिर वो मिट्टी का तेल रख देते थे। बच्चे उसको कोल्ड ड्रिंक समझ के 2 साल 3 साल वाले उसको पी लेते थे। तो इसमें हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं कि एक होते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी क्या होती है पेरेंट्स की, जैसे ही बच्चा कुछ खा लेगा तो क्या करेंगे, उसको वॉमिट कराने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। कोई चाय पत्ती खिला देगा, कोई नमक खिला देगा कि वो उल्टी कर दे तुरंत। बट लेकिन अगर ये वॉलेटाइल कंपाउंड, वॉलेटाइल मतलब जिसमें से फ्यूम्स बनेंगे, जैसे कैरोसिन हो गया हमारा, अच्छा, पेट्रोल हो गया, उसमें हमें उल्टी नहीं करानी। उल्टी नहीं करानी क्योंकि वो उल्टी कराने के, आप उल्टी तो करा लोगे बट वो लंग्स में चला जाएगा, उसकी जो डेंसिटी है बहुत कम है, वो लंग्स में चला जाएगा, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। अच्छा, बट अगर दूसरी चीज़ें ली हैं, मान लीजिए एसिड लिया है, तब भी आपको उल्टी तो करानी ही नहीं है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। एसिड में या फिर और भी कोई जैसे इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जहर हैं कोई और, तो उसमें आप हॉस्पिटल ही लेकर जाइए, अपने आप उल्टी मत कराइए। वहाँ पे उसका गैस्ट्रिक लवाज होगा। गैस्ट्रिक लवाज में क्या होता है, हम एक नली है माउथ से डालते हैं और फिर हम सलाइन यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करके हम जो भी उसने कंटेंट खाया है, मान लो उसने कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिकल आता है, पेस्टिसाइड, वो खा लिया, तो उसको ऐसे निकाला जाता है। मतलब नली डाल के उसके थ्रू निकालना है, उल्टी नहीं करानी। उल्टी आपको किसी चीज़ में कराने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, ठीक है। बच्चे कॉमनली ऑल आउट पी लेते हैं बहुत बार, ऑल आउट के केसेस भी आते हैं हमारे पास, तो कुछ नहीं करना। यूजुअली आज तक जितने भी ऑल आउट मैंने देखे, कुछ होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम यूजुअली होती नहीं है, कभी अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ओके, अच्छा, कभी किसी बच्चे को कोई डॉग बाइट कर ले, हमारे घरों में डॉग्स होते हैं, कोई डॉग बाइट कर ले, स्क्रैच कर ले, उस समय हमें क्या करना है? सबसे पहला फर्स्ट एड है कि आप उसका जो अभी भी डॉग ने काटा है उसको धुलाइए नल के नीचे 15 मिनट तक रनिंग वाटर में। अच्छा, आपने पानी खोला, जो भी उसका वुंड है उसको आपने पानी के नीचे रखा और 15 मिनट तक सोप भी लगाइए। आपके घर में बीटाडीन है अगर, तो बीटाडीन भी, तो सबसे पहले आपने क्या किया, धुला के, अगर मान लीजिए हम किस लिए डर रहे हैं कि डॉग से उसको रेबीज ना हो जाए, तो जब हम उसको वॉश करेंगे तो वहाँ का जो वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। हमने वायरस को हटा दिया, हमने सोप लगा दिया, आयोडीन यूज़ कर लिया, हमने उसका केमिकल डिसइंफेक्शन भी कर दिया और वहाँ पे धोने से उसका हमने वायरल लोड भी कम कर दिया, मतलब वायरस की संख्या धुलने से चली गई, कम हो गई। अब इसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। ओके। यूजुअली डॉग बाइट में एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी हम स्टिच नहीं लगाते और जो कभी टाँके नहीं लगवाने उसमें। और जो पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांध के आप जा सकते हैं अगर ब्लीडिंग हो रही है तो, टाँके कभी नहीं लगवाने डॉग बाइट में। बहुत रेयरली टाँके लगाते हैं जब ब्लीडिंग बहुत रुक ना रही हो, उसमें भी जो क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल होगा वो अपना डिसीजन लेगा तब वो लगाएगा। अच्छा, कोई स्नेक बाइट हो जाए बच्चे को, जैसे खेल रहा है बच्चा, पार्क में खेलते हैं बच्चे, कोई स्नेक बाइट हो जाए, उस समय पे सबसे कॉमन जो हम लोग सुनते आए हैं, दादी नानी लोग बोलते थे, उस जगह को चूस के जहर निकाल दो। क्या ये बात सही है? जिसने चूसा वो गया उसके जाने के चांसेस ज़्यादा है, जिसको काटा है हाँ, उसके कम है। अच्छा, जो चूसेगा वो एट रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ओके। हाँ, तो क्योंकि अगर वो भी देखो, मोस्टली 90 to 95% ऑफ द जो स्नेक्स होते हैं, 90% ऑफ द स्नेक्स आर नॉन वेनोमस, जहर नहीं होता। अच्छा, जहरीले नहीं होते, 10% ही जहरीले होते हैं जो काटते हैं। ठीक। अब अगर स्नेक ने काटा है, सबसे पहले तो एक वो है कि उसको बांध दो टाइटली, टॉर्नी के बांध दो। कहाँ बांध दो? जहाँ पे काटा है उसके ऊपर, मान लो सपोज मेरे यहाँ काटा है तो इसके ऊपर खींच के बांध दो, कस के कपड़ा या जो भी आपको मिले उसको बांध दीजिए। ये थॉट है, हमें बांधना नहीं है। अच्छा, बांधना नहीं है, हमें उस लिम्ब को स्टेबलाइज कर देना है, उसको मूवमेंट उसकी कम कर देनी है, ना उस पर चूसना है उसको, ना उस पर कुछ हमें उस पर बांधना है। ठीक, सीधा हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा, इमरजेंसी में। अब 2 तरीके के स्नेक होते हैं मेजरली इंडिया में जो कि प्रॉब्लम करते हैं। एक हो गया कोबरा, जिसका न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि नर्व्स पर अटैक करता है। एक होता है वाइपर जो कि हेमोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे जो ब्लड का जो कोगुलेशन है उसको ख़राब कर देता है। तो कोबरा बाइट में क्या होगा कि आंखें जो हैं बंद होने लग जाएंगी, हम अपनी पलकों को खोल के नहीं रख पाएंगे, धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी और लेटर स्टेजेस में सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। वाइपर बाइट में क्या होगा, जहाँ से काटेगा वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, प्लस अंदर भी जो हमारा जो ब्लड कोगुलेशन सिस्टम है, हमारा जो खून जमता है वो वाला सिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, अंदर से, पेट से, लंग्स में।
जिसको हम बोलते हैं DIC मेडिकल लैंग्वेज में, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ब्लीडिंग रुकेगी नहीं? ब्लीडिंग का इशू रहेगा उसमें। अच्छा। अब ऐसे में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे एंटी स्नेक वीनम होता है, जिसमें कि चाहे कोबरा हो, चाहे वाइपर हो, चाहे क्रेट हो, तीनों का उसमें इन तीनों के अगेंस्ट वहाँ पे एंटी वीनम होता है। ये मतलब तीनों के जो जहर है उसको काउंटरैक्ट करेगा ये, एक ही से, मतलब एक ही दवाई से वो तीनों पे इफेक्ट करेगा। अच्छा। तो आप उसको जाते ही पेशेंट को हम उसको दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। अगर माइल्ड है तो 5 वाइल लगा दी, मॉडरेट है 10 वाइल लगा दी, सीवियर है 15 वाइल लगा दी। मतलब अगर बच्चे को सांप ने काटा और हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए तो जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जान बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने हल्दी मिर्ची लगाई, चूसा और उसको बांधा, हाँ, तो दिक्कत है। मतलब ये देसी सब इलाज नहीं करना, ये सब नहीं करना है प्लीज़। अगर किसी के भी बच्चे को, भगवान ना करे, कभी कोई सांप काट ले, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, प्लीज़ वेट मत करिए। अच्छा सर, एक सवाल और, कुछ बच्चे मिट्टी बड़ा खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, ये कहते हैं आयरन की कमी है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी खाने को हम पाइका बोलते हैं। अच्छा। पाइका, और पाइका में और भी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग बर्फ़ भी खाते हैं, कुछ बाल भी खाते हैं। तो मिट्टी खाने का जो मेन जो इसका जो रीज़न है वो है आयरन डेफिशिएंसी। बच्चों में जब आयरन की कमी होती है तो वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाना पसंद करते हैं। उनके अंदर से एक टेंडेंसी आती है हम चौक खा लें, हम पेंट निकाल कर खा लें, मिट्टी मिल रही है तो मिट्टी खा लें। आजकल घरों में मिट्टी तो मिलती नहीं है तो बच्चे पेंट भी कुरच कर खाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप अपना बच्चे का CBC करा लीजिए, उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है, MCV कम है, आयरन लेवल्स करा लीजिए, आयरन प्रोफाइल। अगर हम आयरन उसमें थेरेपी देते हैं तो वो विद इन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ बच्चे ठीक हो जाते हैं। नॉट अ बिग इशू। सर, एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल ही नहीं सोता, रात को हर 2 घंटे में उठ जाता है। कुछ कहते हैं मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, इतना सोता है कि ना खाना खाता है ना कुछ होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब बच्चा बॉर्न होता है उसका एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए? देखो, जब न्यूबॉर्न जो होता है बेबी, वो अराउंड 16 से 18 घंटे सो सकता है ना। तो ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न जागता रात में ज़्यादा है और दिन में सोता रहता है। ये एक साइकिल होती है। ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। अच्छा। तो हम मदर को भी बोलते हैं कि आप, क्योंकि मैंने बताया था रात में प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनता है, तो मदर को बोलते हैं कि आप भी उसके हिसाब से एडजस्ट करो। जब वो सो रहा है तब आप सो, वो रात में जाग रहा है तो आप रात में जाग के उसे फीड कराओ। तो रात में फीड कराओगे तो मदर का ब्रेस्ट फीड भी अच्छा बनेगा, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहेगा। तो बच्चा 16 से 18 घंटे न्यूबॉर्न सोता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है वो लॉन्ग स्ट्रेचेस में सोए, हो सकता है वो थोड़ा ब्रेक कर करके सोए, ठीक है। बट इसमें आपको उठा के तो फीड कराना ही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एवरी 2 to 3 आवर्ली कराना है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा वॉर्म में होता है, मदर के अंदर होता है, तब भी वो इतना सो रहा होता है। जब मदर, इसको बोलते हैं हम, जब मदर दिन में चल रही होती है, काम कर रही होती है, तो उसको थोड़ा सा हिल रहा होता है बच्चा, क्रेडल इफेक्ट होता है, तो वो दिन में सो रहा होता है। जब रात को मदर सो जाती है तो रात में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वही सेम मैकेनिज्म जो वोम के अंदर था, वही सेम जब वो बाहर आता है तो उसी को फॉलो करता है। ओके। 6 महीने के बाद स्लीप साइकिल थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होती है, उसमें चेंजेस आते हैं। बच्चा रात में थोड़ा सोना शुरू करता है, बट वो एक डिस्टर्ब स्लीप होती है। ऐसा होता है कई बार 9-10 महीने में बच्चा एकदम से रात को उठ के रोने लगता है, आप उसको गोदी ले लोगे वो चुप हो जाएगा, तो वो एंग्शियस हो जाता है। सेपरेशन एंजाइटी उसको होती है कि मेरे आसपास कोई है कि नहीं है। बट ओवर द टाइम 2 to 3 ईयर्स के आसपास उसकी स्लीप जो है वो डेवलप होकर मैच्योर हो जाती है। फिर वो एक बार रात में सोएगा तो सुबह उठेगा। ओके। तो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं सो पा रहे होते। बिल्कुल। तो रात में बच्चा जो है वो जागेगा अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। इससे आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। ओके। 2 साल के बाद मतलब आप दो साल के बाद बच्चा थोड़ा सा स्टेबल होगा स्लीप को लेकर। ठीक है सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो पेरेंट्स के ही क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपसे जल्दी जल्दी पूछना चाहूँगा, ठीक है। प्रदूषण से बच्चे क्यों और कैसे बीमार होते हैं? प्रदूषण में PM 2.5 और PM 10 ये 2 मेन पॉल्यूटेंट्स हैं। ये जाते हैं तो लंग को इरिटेट करते हैं। इवन PM 2.5 और भी अंदर जाके ब्लड वेसल्स में कार्डियक इवेंट्स का भी रिस्क बढ़ा देता है। अब पॉल्यूशन में बच्चों को स्पेशली खांसी होती है, वो यूजुअली इवनिंग टाइम की खांसी होती है। और अगर बड़ा बच्चा है तो ये भी बता सकता है मेरे गले में थोड़ी सी जलन हो रही है, मेरी आंखों में इरिटेशन हो रही है। अदरवाइज उसमें ना जुकाम होगा ना बुखार होगा, और यूजुअली लेट नाइट कफ्स होती हैं। तो जो आजकल एयर प्यूरीफायर आ रहे हैं, इनका कोई रोल है बच्चों को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने में?
डेफिनेटली एयर प्योरीफायर्स का रोल है। जब बच्चा इंडोर है और आप एयर प्योरीफायर अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो उसको यूज़ करिए। एयर प्योरीफायर में हैपा फिल्टर होता है, ओके। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल ये कैच कर लेता है, तो इसका मतलब 2.5 को ये कैच कर लेगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें कार्बन फिल्टर्स भी होते हैं। कार्बन फिल्टर वॉलेटाइल गैसेस, स्मोक्स, फ्यूम्स, इसको कैच कर लेता है। ठीक है। तो हमारी हवा जो है घर की वो साफ़ रहेगी। जितने भी देर बच्चा घर में रह रहा है एटलीस्ट उसको एक साफ़ एयर उस टाइम के ड्यूरेशन में मिलेगी। तो बट एक बात बताइए सर, चलो घर में तो आपने फ़िल्टर लगा लिया, जब बच्चा घर के बाहर जाएगा तो वो उसी वातावरण में एक्सपोज होगा। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे इन फिल्टर्स के द्वारा कि हम अपने बच्चे को जो बाहर हो रहा है उससे लड़ने की क्षमता ही नहीं डेवलप होने दे रहे बच्चे में? पॉल्यूशन से कोई इम्यूनिटी नहीं बनेगी। आप, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस नहीं है जो अंदर एंटीबॉडी बनाएगा, ये सिर्फ हार्म करेगा आपको। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर पॉल्यूशन में जाने से मेरी इम्यूनिटी बनेगी तो मैं पॉल्यूशन का एक्सपोजर दूं बच्चे को, तो ऐसा थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल ही वियर्ड है। मान लो आप 5 सिगरेट पी रहे हो तो 5 सिगरेट से आपको कम नुकसान होगा, या आप ये सोचोगे कि मैं 10 पीता हूँ तो मेरी इम्यूनिटी बन जाएगी, मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान तो आपको होगा ही ना, चाहे आप 5 पियोगे तो कम होगा, 10 पियोगे तो ज़्यादा होगा। ओके। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जिस समय AQI बहुत हाई है आप अवॉइड करिए बच्चों को बाहर, इंडोर ही रखिए। अगर बाहर जाना भी है, मान लीजिए बच्चा है वो खेलना चाहेगा, उसका मन करेगा मैं पार्क में जाऊँ और बहुत ज़्यादा AQI है, मान लो 700, 800, 900 का है, तो आप समझाओगे फिर तो बिल्कुल भी नहीं भेजना। बट अगर थोड़ा सा कम AQI है और बच्चा भी कह रहा है कि मेरे को जाना है, मेरे अंदर नहीं रह पा रहा, तो एक N95 के साथ थोड़े टाइम के लिए, आधा घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए आप भेज सकते हैं बाहर। ओके। जितना अवॉइड कर सकते हैं वो बेस्ट है। अगर बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? यूजुअली लेस देन 5 ईयर्स में, मैंने जैसे बताया, 90 to 95% रिकरेंट वायरल फीवर्स होते हैं बच्चों को। जो बच्चे डे केयर जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बार बार बुखार का कारण रिकरेंट वायरल है। बार बार वायरल होंगे, 100 तरीके के वायरस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी इम्यूनिटी बनेगी। बच्चे को बार बार खांसी आ रही है तो क्या करें? अब बार बार खांसी आ रही है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि बच्चे को खांसी कितने दिन चल रही है। और मान लीजिए कि अगर उसको हफ्ता 2 हफ्ता खांसी चल रही है विद रनिंग नोज एंड विद फीवर टू स्टार्ट विद, तो वो एक वायरल है। बट अगर एक लंबी खांसी चल रही है, महीने की, 1.5 महीने की, और यूजुअली मोस्टली रात में ज़्यादा हो रही है, तो इट कुड बी एन एलर्जी। बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे बच्चा फौलादी बने? हेल्दी डाइट, अवॉइड जंक, हेल्दी घर का खाना ज़्यादा, अच्छा। घर का सब्जियाँ, और बच्चों को सैलड्स हाँ। एंड हेल्दी घर का खाना। और क्या बिल्कुल नहीं खाने दें? पास्ता, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर। क्या इसमें शुगर भी है? शुगर, हाई शुगर, जैसे डोनट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इसमें मैं बिल्कुल नहीं तो नहीं कहूँगा, बट यस देखो बच्चा एंजॉय तो करेगा, हमारे भी बच्चे हैं, बट ओकेजनल रख सकते हैं आप इसको, हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार। क्या एनर्जी, स्पेशली 2 साल से बड़े बच्चों के लिए, उससे छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें देनी है। क्या एनर्जी सप्लीमेंट देना बच्चों के लिए ठीक है? वो मैंने जैसे बताया कि वो फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसको दूध में मिलाकर दे सकते हैं, उससे बच्चे को दूध पीने में भी हेल्प मिलती है। मान लीजिए चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, उससे हेल्प मिलती है। प्लस वो एडिड शुगर है, 2 साल के ऊपर आप मॉडरेट क्वांटिटीज़ में शुगर दे सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज ही तो बनेगा। आप रोटी खा रहे हो वो भी ग्लूकोज बनेगा, आप उसमें शुगर डाल रहे हो, चॉकलेट पाउडर डाल रहे हो, वो भी ग्लूकोज बनेगा। अब थोड़ा सा अगर ज़्यादा उसको कैलोरीज मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ दैट एडिड पाउडर इन द मिल्क, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। अच्छा, बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ाएं? नहीं बढ़ेगी हैं? बच्चे की लंबाई जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। जिसके मदर फादर लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा, चांसेस ज़्यादा हैं। जिसके मदर फादर छोटे हैं वो बच्चा सोचे कि मेरी हाइट अमिताभ बच्चन जितनी हो जाए तो वो नहीं होगी, ना कोई उसमें सप्लीमेंट हेल्प और करेगा। क्या यही रीज़न है बच्चे को गोरा कैसे करें? नहीं, बच्चा गोरा भी नहीं होगा। गोरा का भी लेके, कलर ऑफ द न्यूबॉर्न को भी लेके मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि जब पैदा हुआ था तब तो बहुत गोरा था, अब इसका रंग डाउन हो गया। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो मेलानिन है, जो मेलानोसाइट्स हैं, जो हमारे स्किन का पिगमेंटेशन क्या डिसाइड करता है, मेलानिन डिसाइड करता है जी। वो उस समय इतने सेल्स एक्टिव नहीं होते हैं। अच्छा। तो शुरू में सारे बच्चे गोरे लगेंगे आपको, चाहे पेरेंट्स का कलर डार्क हो, चाहे पेरेंट्स का कलर फेयर हो। जब बच्चा पैदा होगा तो वो गोरा ही लगेगा। अच्छा। 20 से लेके 30 दिन के आसपास जब ये सेल्स अपना काम शुरू करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तब एक्चुअल कलर आना शुरू होता है। तो कलर के पीछे ना भागे, कलर में कुछ नहीं रखा। अच्छा, मोटा ताज़ा बच्चा या दुबला पतला बच्चा, कौन सा बच्चा हेल्दी है? देखो इसमें हम देखेंगे कि ओबीज तो नहीं है। मोटा होना 2 तरीके से होता है ना। एक बच्चा जो है जिसकी ग्रोथ मान लीजिए सपोज
ये ग्रोथ की रेंज है। अगर इस रेंज में एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा इसके नीचे है तो ऑब्वियसली आपको ये इससे मोटा लगेगा, बट दोनों ही ग्रोथ के रेंज के अंदर है, तो दोनों ही हेल्दी हैं। ओके। बट अगर मान लीजिए मेरा ग्रोथ का हायर एंड ऑफ द वेट ये है और ये इससे ऊपर है, इसका वेट, बच्चे का वेट, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, तो चाहे पतला बच्चा हो और उसका इंटेलिजेंस ठीक होना चाहिए, आईक्यू ठीक होना चाहिए, वो पढ़ाई में अगर बढ़िया है तो आपको उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें। जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स क्या करते हैं, रिलेटिव्स बहुत परेशान करते हैं पेरेंट्स को, तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है, तुम कुछ खिलाते नहीं हो। ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं खिलाते। हर एक बच्चे की ग्रोथ का एक जेनेटिक पोटेंशियल है। ओके। ग्रोथ की ऐसा नहीं है कि मेरा वेट भी 70 होगा तो दूसरे का भी वेट 70 होगा, एक रेंज है। हो सकता है मेरी एज का कोई बंदा 80 किलो का हो, कोई 60 किलो का, तो ये एक रेंज डिसाइडेड है WHO के द्वारा ग्रोथ चार्ट में। अगर वो बच्चा यहाँ पे है, लोअर एंड ऑफ द रेंज के पास है, एक बच्चा अपर एंड ऑफ द रेंज के पास है, इन दोनों को आप कंपेयर मत करो, दोनों ही ठीक है। और जब ये ओवर द टाइम ग्रो करेंगे ना, हर एक का एक अपना ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर वो ग्रोथ पोटेंशियल और ग्रोथ वेलोसिटी उसकी ठीक है, जो कि हम देखते हैं ग्रोथ चार्ट पे ओवर द टाइम जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। जो लड़कों के माँ बाप होते हैं, अक्सर उनका सवाल होता है मेरे बच्चे की सूसू की जगह खुल नहीं रही, तो इसको खोलने का क्या तरीका है? आपको खोलनी भी नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है नेचर ने दे रखी है। अगर बच्चा यूरिन आराम से पास कर रहा है, यूरिन करते हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहाँ पे लालपन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बच्चे को इरिटेशन नहीं है, तो आपको उसको खोलना नहीं है। होता क्या है, उसको दादी नानी या जो घर के बड़े हैं उसको कहते हैं कि इसको खोलो अभी से, फोर्सफुली थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, उसमें फूंक मारते हैं उसमें फूंक मारते हैं। मेरे को बताते हैं पेशेंट्स आके सब कि हम तो इसमें फूंक भी मार रहे हैं इसके अंदर। तो ये सब नहीं करना, वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। अच्छा, ठीक है। होता क्या है, जब बच्चा डाइपर वाइपर पहनता है तो वहाँ पे अमोनिया रिलीज होता है यूरिन में से, वो अमोनिया यूरेथ्रा को डैमेज कर सकता है, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। 4 साल तक वेट करिए। अच्छा, 4 साल तक। पेरेंट्स पूछते क्या करें, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अभी तक नहीं खुला। 4 साल तक कुछ नहीं करना। 50% बच्चों का 1 साल तक खुल जाएगा। खुलने का मतलब है वो जो आगे की जो फोर स्किन है वो पीछे चली जाएगी। 90% बच्चों का 4 साल तक वो अपने आप पीछे चला जाएगा, बच्चा खुद ही कर लेता है खींच के पीछे। ठीक है। 4 साल के बाद नहीं हुआ तो फिर कुछ क्रीम्स आती हैं, वो हम लगा के उसको डेली ओपन करने का ट्राई कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो वी हैव पीडियाट्रिक सर्जन्स, उनके पास दिखा सकते हैं। बच्चों के बालों को कैसे हेल्दी बनाएं? किसी बच्चे के बड़े पतले बाल होते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि इनको घने कैसे करूँ मैं? यूजुअली बच्चों के बालों को लेकर कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती है। अगर किसी के ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसका कारण कई बार डेंड्रफ होता है, सिबोरिया कैपिटिस बोलते हैं हम उसको। उसमें हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो शैम्पूज़ देंगे तो वो जब वो डेंड्रफ हट जाएगा तो बाल अपने आप हेल्दी हो जाते हैं। लग रहा है तो हम कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। यूजुअली बच्चों के बालों में कोई इश्यूज़ होते नहीं है। अच्छा, अक्सर बच्चों के पेट में बार बार दर्द होता है, इसके लिए क्या करें? पेट में दर्द होने के कुछ कारण जो बच्चों में स्पेसिफिकली मेडिकल कारण जो है वो है एसिडिटी। अगर बच्चा चिप्स, कुरकुरे या स्पाइसी चीज़ें खा रहा है, जंक खा रहा है, किसी घर में तीखा खाना बन रहा है, अचार खा रहा है, मिर्च खा रहा है, तो उससे दर्द हो सकता है। दूसरा एक कारण है कॉन्स्टिपेशन। जो बच्चे दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनमें फाइबर का इंटेक कम होता है, अंदर ही अंदर कॉन्स्टिपेशन बन रहा होता है। हर बार सिम्टम नहीं आता कि पॉटी टाइट हो रही है, जोर लगा रहा है, हो नहीं रही है, सिर्फ पेट दर्द के साथ भी आ सकता है। तीसरा एक कारण होता है मेजेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, ऐसे समझिए कि वो बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर कुछ भी हम गंदा कीटाणु फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू अंदर जा रहा है तो उस कीटाणु को रोकने के लिए उनका साइज बढ़ जाता है और फिर वो थोड़ा सा पेन भी करती हैं। ओके। तो मेन 3 कारण हैं। अगर बच्चा खेलते खेलते बच्चे के सर में चोट लग जाए, सर से खून आने लग जाए, उस समय पे एज अ पेरेंट मैं किसी पार्क में हूँ या घर में हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका ब्लड रोको। अगर उसको खून आ रहा है तो आप उसको किसी कपड़े से उसको प्रेशर करके उसका ब्लड को रोको। उसके बाद गिरने के बाद, चाहे ये बच्चा पार्क में गिरे, चाहे ये छोटा बच्चा बेड से गिरे, बेड से गिरने के बहुत हमारे पास आते हैं केस। अगर चोट सर पे लगने के बाद बच्चे ने रिकरेंट वॉमिटिंग करी है 3-4 बार, मतलब एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार वो वॉमिटिंग कर रहा है, गिरने के बाद या चोट लगने के बाद उसकी नाक से, मुंह से, कान से खून आया है, बच्चा बेहोश हो गया है, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हुआ है चाहे मिनट्स के लिए हुआ है, चौथा बच्चे को दौरा आ गया है, तो अगर ये 4 चीज़ें हैं
तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके इन जाना चारों में से कुछ भी अगर कुछ भी है, इवन अ सिंगल थिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ ओके, तो तुरंत हॉस्पिटल तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ पे हम सीटी स्कैन करेंगे, इसमें इंडिकेशन है सीटी स्कैन का। अगर अदरवाइज ना उसके नाक मुंह कान से खून आया है, ना वो बेहोश हुआ है, ना उसको उल्टी हुई है और ना उसको दौरा आया है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आइस पैक वगैरह। और अगर मेजर चोट लगी है तो ऑब्वियसली आप उस चोट को दिखाने के लिए आप एक बार जा सकते हैं। ओके सर, इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग एंड इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू जो अभी तक हमारे इस शो पे हुआ है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी मैं बोलूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी अभी अनआंसर्ड रह गई है, आप प्लीज़ हमें DM करिए। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको रिप्लाई दें।